नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो बहुत लंबे समय बाद 10th क्लास के लिए कोई लेक्चर आया है। तो पिछले साल 10th क्लास के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट हमने रिकॉर्ड की थी जिसमें लगभग सभी चैप्टर्स को हमने कवर करने का प्रयास किया था, लेकिन तब भी दो चैप्टर्स एंड के ऐसे हैं जो छूट गए थे, जिसमें एक बड़ा चैप्टर है, वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। उस चैप्टर को हमने कवर नहीं कर पाया था, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार हम उसको कवर करने वाले हैं और उस चैप्टर में पक्का श्योर ही 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछता है और बाकी स्टेट बोर्ड में भी निश्चित रूप से पूछता ही है। तो ये बहुत ही सरल, लगभग प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब चलता रहता है और फिर भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो एकदम सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है, इसका हम मीनिंग समझें कि स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है। तो आपने छोटी क्लासेस में लगभग 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं इनमें पढ़ा होगा, एक चैप्टर इस नाम से होता है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग का क्या मतलब है, हम कहीं से भी कोई भी डेटा कलेक्ट करें और उस कलेक्ट किए हुए डेटा को एक जगह ला के रख दें, तो वो मतलब किसी काम का नहीं होता, उसकी कोई स्टडी करने लायक नहीं होता, उस डेटा का कोई यूज नहीं होता। तो सबसे पहले डेटा को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। वही डेटा अगर अच्छे से हैंडल किया हुआ होगा और हमारे सामने सही रूप में वो प्रदर्शित हो रहा होगा, तो हम उस डेटा से बहुत कुछ एनालिसिस करके अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। उसी प्रक्रिया का आगे अगली क्लासेस में जो अगला अच्छा हिस्सा होता है, उसी की स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो हम पढ़ने वाले हैं उसको आगे। तो सबसे पहले उसमें होता है मीन। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले होता है मीन। तो मीन क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो पहले तो एक बात समझें कि अभी तक मैथ में जो कुछ आपने पढ़ा होगा या 10th क्लास के जो भी आपने चैप्टर सभी पढ़ लिए, वे अलग तरह की साइंस की स्टडी है। मतलब एक तरीके से वो चीज़ें जब हम मैथ नहीं पढ़ते थे या उन चीज़ों को इन्वेंट नहीं किया गया था, तब भी वे दुनिया में हुआ करती थी। मान लीजिए आपने जो भी पढ़ा है, आपने जब सरकमफेरेंस यानी ये पाई नहीं आया था, तो 2πr नहीं हुआ करता था, तब भी सरकमफेरेंस होती थी दुनिया में। जब कोई सर्कल नहीं, इस सर्कल की स्टडी नहीं करता होगा, तब भी सर्कल हुआ करते थे। लेकिन ये चीजें हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई हैं कि हमने जो कहीं से भी डेटा कलेक्ट किया है उसकी हम किस तरीके से स्टडी करें ताकि वो हमारे लिए उपयोगी हो सके। तो एक बात और बता दूं, आगे भले ही आप मैथ लाइन के ना रहने वाले हों, आपको मैथ पसंद ना हो, आप कोई और स्ट्रीम में जाने वाले हों 10th के बाद, तब भी आप कोई भी स्ट्रीम में जाइए, ये चैप्टर आपको मिलेगा। आप कॉमर्स में जाइए, आप आर्ट्स में जाइए, तो इकोनॉमिक्स में आपको ये सब देखने को मिलने वाला है। तो ये बड़ा ही जरूरी चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीज़ें चलने वाली हैं। तो एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक ऑफ मीन। मीन का बेसिक क्या है, ये कैसे बना और होता क्या है। तो आपने छोटी क्लासेस में एवरेज नाम से एक चीज़ पढ़ी होगी। एवरेज क्या होता है, औसत कहते हैं जिसको हिंदी में। तो एवरेज क्या होता है, तो एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ और उनके इस तरीके से नंबर आए। पहले तो 2 नंबर, किसी के 2 नंबर, फिर 3, 3, 5, 7, 3, 6, इस तरीके से नंबर आए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट की हमने स्टडी करने वाली है। अपने पास सामने कुछ डेटा रखा हुआ है, इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये इसका हम एवरेज निकालना शुरू करेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला जानते होंगे, वैसे तो सबको पता ही होगा, 7th, 6th, 7th क्लास में है। एवरेज यानी किसी का कैसे एवरेज निकाला जाता है। और ना भी पता हो तो क्रिकेट विकेट देखते होगे, उसमें निकालते हैं ना कितने का एवरेज चल रहा है। तो जितना टोटल एक ओवर में रन बने हो उसका फिर 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं ना। तो एवरेज जो है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से हमारा मतलब जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उन सबका सम करना, यानी उन सबको जोड़ देना। अपॉन में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अपॉन में हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात सबको पता ही होगा, एकदम 10th क्लास में बहुत बेसिक से बताने की जरूरत उतना नहीं है। सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करते हैं। एकदम मैं 2 + 2 ऐसा करके नहीं दिखाने वाला, ये तुम जानते हो कि ऐसे हम जोड़ लेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 और 5 15, 15 और 7 22, 23 24 25, 25 6 31 और 4 35 और 5 हो गया 40। ये सबका आ गया सम। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ये हैं कितने, तो हम 10 स्टूडेंट की स्टडी कर रहे हैं, गिन लेंगे कितने हैं, 10 हैं। तो 10 से कर दिया डिवाइड, और डिवाइड करने पर 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 4। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 4 है, कि 4 का एवरेज लेके हर एक बच्चा चल रहा है। इस एवरेज का मतलब क्या होता है, ये बात समझ आ रही है ना। कि जैसे मान लो कोई
क्लास को इंस्पेक्शन करने आया, उसने देखा कि इतने सारे बच्चे, उनके एक टेस्ट लिया उसने, अलग अलग डेटा निकाला, तो वो एक हर एक बच्चे की स्टडी थोड़ी करेगा, वो पूरी ओवरऑल क्लास का एक अंदाजा लगाना चाहता कि हर एक बच्चे का एक क्या स्टैंड है क्लास में, तो उसका एवरेज वो निकालेगा, तो वो 4 निकल के आएगा, मतलब लगभग हर बच्चे के 4 नंबर हैं, ऐसा मान के चलेगा कि हर बच्चे के 4 नंबर हैं। 2 वाले को थोड़ी खुशी हो जाएगी कि मेरे तो 2 ही आए थे, मुझे 4 कह रहे हैं। 7 वाले को दुख हो जाएगा कि मेरे तो 7 आए थे तब भी। तो एवरेज है ये क्लास का कि एवरेज, तो इसी एवरेज को ही मीन कहते हैं, इसी एवरेज को मीन कहते हैं, थोड़ी स्टैंडर्ड भाषा में, अच्छी भाषा में, जो पढ़ी लिखी भाषा में। ये भी पढ़ी लिखी ही भाषा है, लेकिन तुमने जैसे डेटा हैंडलिंग जो था ना, उसका क्या बदल के कर दिया, स्टैटिस्टिक्स कर दिया, उसी तरह एवरेज को बदल के मीन कर दिया। तो मीन को थोड़ा और अच्छे से अपन करेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई भी अच्छे से उसको ऑब्जर्व करने वाला है, तो उसे लगा कि यार ये थोड़ा बिखरा बिखरा सा लिखा हुआ है, उसे नहीं जमा, तो उसने सोचा कि इसको टेबल के फॉर्म में लिखा जाए, तो उसने इधर लिख दिया डेटा, या मार्क्स कह लो तुम इसको, ये क्या है, मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो इधर उसने एक टेबल बनाई मार्क्स, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये है मार्क्स और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं, हमेशा थोड़ा देखो ट्राई करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। सबसे कम है 2 नंबर, तो उसने बार बार 2 नहीं लिखना उसको कि 2 फिर 2 लिख दिया फिर 2, उसने गिन लिए कि 2 नंबर कितने बच्चों के, 1 2 बच्चों के हैं, तो उसने ये फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 2। ये ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंट आई है, कितनी बार बार आई है। तो 2 बच्चों के 2 नंबर हैं, कितने बच्चों के, 2 बच्चों के, तो ये काउंट हो गया, दोनों की बात हो गई। फिर अगले हैं 3 नंबर, 3 नंबर कितने बच्चों के, तो 3 नंबर 1 2 3, 3 बच्चों के, तो 3 बच्चों के हो गए 3 नंबर। इसके बाद फिर देखा उसने कि 4 भी दिख रहा है, 4 कितने बच्चों के, 4 एक ही बच्चे के हैं, तो 4 नंबर हैं 1 बच्चे के। ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छी तरह, ये मार्क्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है कि ये कितने बच्चों के हैं, तो 4 नंबर है 1 बच्चे के। इसके बाद देखा उसने 5 नंबर भी हैं, तो 5 नंबर कितने बच्चों के हैं, 1 और 2 बच्चों के दिख रहे हैं 5 नंबर। इसके बाद देखिए 6 नंबर भी दिख रहे हैं 1 बच्चे के 6 नंबर दिख रहे हैं, और 1 बच्चे के 7 भी दिख रहे हैं, तो 1 बच्चे के हो गए 7 नंबर। इस तरीके से उसने देख लिया, और जोड़ के देख भी सकते हो, ये 2 बच्चे, 2 और 3 5 बच्चे, 6 7 8 9 और 1 10, तो टोटल 10 बच्चे हो गए, टोटल हो गए 10 बच्चे। और यहाँ भी गिनने पे 10 आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी गिन ली। अब अगर वो नंबर जोड़ेगा, देखो अगर वो नंबर जोड़े, तुम सोचो कि ये इधर फ्रीक्वेंसी जोड़ ली, ये स्टूडेंट, ये मार्क्स जोड़ लो कि 2 और 3 5, ऐसा नहीं है। ये तुम 2 जोड़ोगे, तो तुमने 2 तो अभी 1 बार जोड़ा है, जबकि 2 कितनी बार जोड़ेगा, 2 और 2 ये होगा 4 नंबर, 3 जोड़ेगा 3 3 3 3 कितनी बार है, 3 3 3 करके, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। तो इसको यहाँ क्या कहेंगे, देखो मार्क्स को अपन कोई भी डेटा को x लेके चलते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया 2 नंबर हैं, कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के, तो टोटल 4 नंबर हो गए ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। 3 नंबर हैं, कितने बच्चों के, 3 बच्चों के, तो 3 3 या 9 हुआ। 4 नंबर 1 बच्चे के हैं, तो ये हुआ 4 नंबर। 5 नंबर हैं, लेकिन 5 नंबर 1 के थोड़ी हैं, 2 बच्चों के, तो 5 और 5 10 होगा ना, तो 5 2 या 10 हो गया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये x और f का मल्टीप्लाई होगा, तो fx हो जाएगा। ये 6 नंबर 1 बच्चे के, तो ये 6 हो गया, 7 नंबर 1 बच्चे के, तो 7 हो गया। अब इन नंबरों को तुम जोड़ लो, इन नंबरों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 10 27, 27 और 6 33, 33 और 7 हो गया 40। तो सारे नंबरों का जोड़ कितना आया, 40। वही यहाँ आया था 40। तो मैं इतना उलझा हुआ ऐसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ, अरे यही सुलझा हुआ, ये उलझा नहीं है, ये छोटी क्लासों वाली चीज है, ऐसे ही सीखना, इस पर अच्छे से ध्यान देना। तो ये हो गया जो 40 आ गया, और टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं, तो बस ये क्या 40 नंबर हो गए, बच्चे 10 हो गए। इस तरीके से एवरेज आ गया 4। लेकिन जब बड़ी क्लास में बढ़ते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों के मन में डर भी तो पैदा करना होता है ना, कि वे आगे देख के डरें कि ये थीटा होता है, छोटे एज में लगता है ना थीटा, यानी क्या होता है, तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, अब तुम्हारे मन में वो डर खत्म हो गया होगा। तो अभी स्टैटिस्टिक्स जो बच्चे छोटी क्लास वाले देखते हैं, उनके मन में डर पैदा करना, तो नए सिंबल्स लाने पड़ेंगे। तो एक सिंबल होता है सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। इसका मतलब कुछ नहीं, बस छोटा बच्चा देख के डरेगा कि जाने क्या होता है, इसका मतलब जोड़ है, ऐड है, प्लस है, इसका मतलब होता है जोड़ना। तो ये फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है, इन सबको जोड़ना है, तो इसको अपन नाम देते हैं सिग्मा एफ। इसको कहा है सिग्मा एफ, माने सारी फ्रीक्वेंसी का ऐड है, सभी को जोड़ना है, तो इसको नाम दिया है सिग्मा एफ। और ये इन सबको जोड़ना, सारे मार्क्स को, तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई किया था, इन सबको जोड़ना है, तो इसका नाम है सिग्मा एफ एक्स।
तो ये जो 40 है वो सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा का मतलब जोड़ है, तो सारे डेटा का जो एकदम जोड़ आया वो सिग्मा एफ एक्स आया। वो सारे जितने भी लोग थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो सारी फ्रिक्वेंसी है, उस सब का जोड़ सिग्मा एफ कहेंगे। तो हमने क्या किया, 40 का 10 से डिवाइड, यानी सारी ऑब्जर्वेशन के सम को क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सारे कितने लोग थे, सारे जितने भी लोग थे उनसे हम सिग्मा एफ कहेंगे। तो सिग्मा एफ यही होता है मीन, इसी को कहते हैं। और जब मीन है तो उसको भी कुछ बढ़िया से रिप्रेजेंट करो, तो इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा के। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये बन गया फॉर्मूला मीन का। कुछ कठिनाई है क्या बताओ इसमें, बस थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया, चीज़ों को थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया, और कुछ भी नहीं है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये है मीन। अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यही बात जो इतने ऐसे 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 करके कही थी, उसको टेबल बना के प्रॉपर तरीके से लिख के इस तरीके से दिखा दिया। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट में बता सकते हो। तो मीन एक्स बार हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ें, तो ये जो मीन है ना, इसी का फॉर्मूला देखो, एक्स बार इक्वल टू, ये एफ आई एक्स आई क्या लिखा है। हाँ एक बात, अगर ये आई वाई लिखा देखे कभी तो देखो सीधी सी बात है, ये फ्रिक्वेंसी है, कोई का ये पहली वाली है दूसरी वाली, तो पहली फ्रिक्वेंसी को अपन f1 कह सकते हैं, दूसरी वाली फ्रिक्वेंसी को f2 कह सकते हैं, तीसरी वाली को f3 कह सकते हैं, अलग अलग कह सकते हैं। ये भी x है, पहले वाले को x1 कह दो, दूसरे को x2 कह दो, तीसरे को x3 कह दो। तो जब सबको इकट्ठा कहना हो तो xi कह देते, छोटा सा i लिख देते। i का मतलब 1 2 3 कुछ भी, f में भी i लगा देते हैं, जरूरी नहीं है लगाओ, लगा सकते हो। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आई से मत डर जाना, आई भी थोड़ा मोड़ा डराने के लिए शायद लगे तुम्हें, तो छोटा सा आई लगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो बस मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, आई नहीं भी लगाओगे तो कोई गलती नहीं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला है। और ये जो तरीका जो मैंने तुम्हें बताया, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो हमने डायरेक्ट मेथड सीखा, लेकिन कौन से डेटा का, अभी हमने सीखा है, इसे वो नहीं कहते, इसे क्लासिफाइड डेटा नहीं कहते, इसे अनक्लासिफाइड डेटा कहते हैं। ये अनक्लासिफाइड डेटा है, छोटी सी एक क्लास की स्टडी हो रही है, इवन क्लास भी नहीं, 10 बच्चों की कौन सी क्लास होती है, 10 बच्चों की स्टडी करिए, बड़ी बड़ी स्टडी होती है, हजारों की होती है, कम से कम सैकड़ों में तो होती है। 100 बच्चों की स्टडी कोई करेगा तो तुम सोचो एक 100 नंबर का टेस्ट है, और उसमें बच्चों के नंबर ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि एक के 71 आए, एक के 13 आए, एक के 69 आए, एक के ऐसे। तो उसमें अपन ऐसे लिखते 10 से 20 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, ये भी तुमने देखा ही होगा, पिछली क्लास में 9th में ही पढ़ा ही होगा। 20 से 30 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए। जब इस तरह की स्टडी होने लगे कि 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच, जब इस तरह की स्टडी होने लगे तो समझ लो कि भैया बात कहाँ पहुँच गई। अब हम क्लासिफाइड डेटा को पढ़ने लगे हैं, जो कि अच्छी तरह से क्लासिफाइड होने लगा। और जो ऐसे लिखा था बचकानी तरीके से कॉमा लगा लगा के, वो अनक्लासिफाइड था। तो हमें मेन तो क्लासिफाइड डेटा की स्टडी करनी, इवन ये भी अनक्लासिफाइड ही है, इसमें थोड़ी ये 0 से 10, 10 से 20, इन्हें कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल थोड़ी हुए हैं अभी शुरू। तो अब क्लास इंटरवल वाला मेन हमें डायरेक्ट मेथड तो अभी पढ़ना है, वो तो उसकी एक झांकी दिखाई है तुम्हें कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता क्या है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन अपन, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही अपन सीखेंगे कि कौन से मेथड से और क्या कर रहे हैं अपन। तो सर्वे वाज कंडक्टेड, कि एक सर्वे हुआ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के बीच एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम में, जिसमें दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। 20 घरों में उन्होंने स्टडी करी कि कितना लोकेलिटी, किसी मोहल्ले के 20 घरों में उन्होंने स्टडी करी है, और ये देखा है कि किस घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, यहीं देखो मीन वर्ड छुपा है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स बताने, कि मीन बताओ इनका कि हर घर में लगभग एक औसतन, एक एवरेज कितने पौधे लगे हुए हैं। तो हम इसको करने वाले, तो पहला क्लास इंटरवल है 0 से 2, यानी 0 से 2 पौधे कुछ घरों में लगे हुए, कुछ में 2 से 4 लगे, कुछ में 4 से 6 लगे, और कितने घरों में लगे वो लिखे हुए हैं। तो पहले तो जो लिखा हो इस टेबल को बना लेते हैं। थोड़ी मैं अपने लिए सिखाने के लिए तो मैं जगह करूँगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, कोई समस्या इससे नहीं होनी चाहिए। तो हम देखो, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स हमने लिखा, या इसको क्लास इंटरवल लिख सकते हो, कोई कुछ भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ प्लांट्स की एक टेबल बन गई, नंबर ऑफ प्लांट्स हो गया। और इधर नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस यानी घर, यही तो फ्रिक्वेंसी है, यही तो फ्रिक्वेंसी है ना, कितने घरों में। तो 0 से लेके 2 पौधे, और फिर इसके बाद है 2 से लेके 4 पौधे,
फिर 4 के बाद है 6, 6 के बाद 8, 10, 12, 14 तक है ना। 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 10, 10 के बाद है 12 और 12 के बाद है 14। ठीक है, थोड़ा सा और अपन इसको नीचे एक जगह और ज़रूरत पड़ेगी तो ये, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी पास में ही। फ्रीक्वेंसी क्या, 1 2 1 5 6 2 और 3, ये हो गया। इतना डेटा हमें दिया हुआ था। अब समझने वाली, पहले तो ये देखो, इसको ढंग से लिख लें, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो पहले तो इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। ये स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी भाषा भी अपने मन में रखो। इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे लोअर लिमिट, छोटी वाली को इसे अपर लिमिट। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि ये अपर, हाँ एक बात और, कि अगर किसी के घर में 2 पौधे लगे हैं, 2 प्लांट्स लगे, ये बेसिक नॉलेज की बात है, यहाँ तो उतनी काम। किसी के घर में 2 पौधे लगे हुए तो वो किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, वो अगले में जाएगा। देखो 0 से लेके 1.999 तक, वैसे पौधे पॉइंट में नहीं होने वाले, फिर भी कोई और डेटा दिया हो मान लो, तो 0 से लेके 1.999 तक यहाँ रहेगा। जैसे ही 2 आएगा 2 अगले में जाएगा। तो किसी घर में अगर 8 पौधे लगे हुए हैं तो वो इसमें नहीं होगा, वो अगले में होगा। लोअर लिमिट को कंसीडर किया जाता है, अपर लिमिट तक जैसे ये 9.999 तक पहुंचेगा, 10 जैसे आएगा वो इसमें गिना जाता है। ये बेसिक नॉलेज की बात है। अब देखो, अब अपन उसी बात पे चले जाना। कौन सी बात पे, वो क्लास में बच्चे थे 10 बच्चे, उनकी स्टडी कर रहे थे, तो उसमें तो भैया क्लियर था, उसमें तो क्लियर था कि कोई कह देगा कि 5 नंबर, ये 2 बच्चों के कितने नंबर हैं, तो ये 2 बच्चों के कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। कोई कहेगा कि इन 3 बच्चों के कितने नंबर हैं, तो इन 3 बच्चों के 3 नंबर हैं। इसमें क्या कह पाएगा, कोई कहेगा ये भैया ये 5 घरों में बड़े पौधे लगे, कितने पौधे लगे, तो तुम कहोगे 6 से 8 लगे। 6 से 8 से क्या मतलब, 6 भी लगे हो सकते, 7 भी लगे हो सकते, 8 तो नहीं लगे हो सकते, 8 इसमें जाएगा, तो कुछ भी लगा हो सकता। तो कोई एक रिप्रेजेंटेटर नहीं है ना, पूरे क्लास इंटरवल का एक रिप्रेजेंटेटर होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ एक 3 दोस्त हैं किसी क्लास में, एक के 6 नंबर, एक के 7 नंबर, एक के 8 नंबर, तो हम कहेंगे इनका रिप्रेजेंटेटर कौन है, जो तीनों का इकट्ठा बता दे कि तीनों पढ़ने में कैसे हैं, कितने मार्क्स लाते हैं। तो 7 वाला ठीक रहेगा बीचों बीच का, कि जो 7 वाला है इसको भी बुरा नहीं लगेगा, इसको भी। तो बीचों बीच का रिप्रेजेंटेटर हमेशा बनाया जाता है। जब भी 2 चीज़ों के बीचों बीच की चीज़ निकालनी हो तो इसमें उसे क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास मार्क। और बीचों बीच की कभी चीज़ निकालनी हो तो उसका तरीका होता है कि छोटी और प्लस बड़ी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 0 और 2 दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, वैसे क्लास मार्क का ये फॉर्मूला भी होता है। मैं इसलिए फॉर्मूले की तरह तो मैं नहीं बताना चाहता, फॉर्मूले रट रट के पागल हो जाओगे। इसको एक तरीके से सीखोगे तो तुम्हें मन में रहेगा। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट, क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। मतलब छोटी और लोअर लिमिट को जोड़ो, अपर लिमिट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। वैसे ही ओरली कर सकते, 0 और 2 को जोड़ो तो 2 आया, और 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। और वैसे भी देखो इनका रिप्रेजेंटेटर 1 नहीं है, दोनों के बीचों बीच तो 1 है। इनको जोड़ो, 4 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, आया 6, 4 और 2 6, 6 का आधा किया तो आ गया 3, 6 और 4 को जोड़ा 10, 10 का आधा किया 5। और वैसे भी देखो बीचों बीच का पड़ रहा, बार बार ये नहीं करना, 1 कर लिया, फिर देखो इनके बीच में कितने का इंटरवल है, कितने का गैप है। देखो 2-2 का गैप है, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2-2 का गैप है तो 2 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और 13। ये होगा, हर बार यही होगा। जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा लिखा हुआ है, 30 से 40। इनका हमें वो बताना है कि रिप्रेजेंटेटर यानी क्लास मार्क क्या होगा। क्लास मार्क को x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लास मार्क हो गया x, जो इनका रिप्रेजेंटेटर है। तो 0 से 10 को जोड़ा, 10 और 0 को आधा किया तो 5, और वैसे भी इनके बीच में पड़ेगा 5। 20 और 10 को जोड़ा 30, 30 का आधा 15। तो देखो इनमें 10-10 का गैप है ना, 10 का इंटरवल है, तो इनमें भी करते जाओ। 5 में 10 जोड़ा 15, फिर 25, फिर 35, ऐसे करते जाते हैं। इसी को क्लास मार्क कहते हैं। एक बार निकाला जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके, फिर तो अपन जोड़ते जाते हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेटर। अब ये कह पाएंगे कि इस एक घर में कितने पौधे लगे, 1 पौधा। इन 2 घरों में 3 पौधे लगे हैं, इन एक घर में 5 पौधे लगे, इस 5 घरों में 7 पौधे। तो ये रिप्रेजेंटेटर आ गया। जरूरी नहीं है कि 7 पौधे लगे हों, लेकिन इनका एक बीचों बीच का निकल के आ गया जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे डेटा को। अब अपने को कम से कम इस नंबर ऑफ प्लांट और इसमें दिमाग अब नहीं लगाना, ये अपना रिप्रेजेंटेटर हो गया। यानी ये हो गए पौधे, ये पौधे हैं, और ये है फ्रीक्वेंसी, ये वो घर हैं जिनमें वो पौधे लगे हैं। तो सिग्मा एफ तो अपने को जरूरत पड़नी वाली। सिग्मा एफ यानी एफ को जोड़ लो, और वैसे भी एफ ना जोड़ना हो तो 20 घर हैं,
ये घर ही तो हैं, ये घर ही तो हैं कि कितने घर हैं। तो ये सिग्मा एफ यानी इन्हें जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 16 17 18 19 20, वैसे भी पता है 20 घर हैं, तो सिग्मा एफ तो 20 आ गया। अब एफ एक्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, एफ एक्स तो निकालना ही है एफ एक्स तो निकालना ही है, तो एफ एक्स निकाल लो, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कितना, 1 1 जा 1, ये 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यानी जो एफ एक्स निकल के आया ना, जोड़ लो अब, तो जोड़ो, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17, 18 19 20 21 22 23, 23 और 9 हो गया 32 और 3 आ गई कैरी, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 12 13, 14 15 16, 162, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब बस मीन का फॉर्मूला लगाना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। मीन होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 162 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 20। तो पहले तो हमने इसको 2 से कैंसिल किया, 2 8 जा और 2 1 जा, ये 2 10 जा, और जैसे ही 10 देखा अपॉन में तो 8.1 लिख दिया। 8.1 क्या है, प्लांट्स हैं ये, कि एवरेज हर एक घर में कितने पौधे लगे हैं, तो 8.1। पौधे कभी पॉइंट में लगते हैं क्या, लेकिन मीन है वो तो पॉइंट में निकल के आया। लगभग 8 कह सकते हो तुम कि लगभग 8 पौधे एक घर में लगे हुए हैं। तो ऐसे किया जाता है और ये है डायरेक्ट मेथड, इसे कहते हैं डायरेक्ट। 3 मेथड है भैया मीन को पढ़ने के। कठिनाई लग रही हो तो कोई कठिनाई नहीं है भैया, नंबर भी तो सट्ट दिलाएगा। 4 और 5 सीधे पेपर में करोगे तो ये डायरेक्ट मेथड, इसको बढ़िया सीखो। है क्या उसमें, कुछ नहीं, जोड़ घटाना। देखो गुणा 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 किया पहले, जोड़ना घटाना ही हुआ और कुछ तो हुआ नहीं, कोई नई चीज पढ़ाई क्या। बस एक प्रोसेस को, एक मेथड को पूरा दिमाग में रखना है कि ऐसे 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 किया जाता है। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, पहले मैं इसका तुम्हें बेसिक बताऊंगा, बेसिक भी जरूरी है। वैसे तो डायरेक्ट भी बता दिया जाए तो कोई इसमें समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें बेसिक भी समझ आए। एज्यूम्ड मीन मेथड से मतलब है अपन फिर उन्हीं पे चलो, अपने बच्चों पे, ये पूरे चैप्टर में अपन इन्हीं बच्चों पे जाएंगे, चाहे मीन पढ़े, मोड पढ़े, मीडियन पढ़े। ये जो अपनी छोटी एक क्लास के 10 बच्चे हैं, ये जो अपनी क्लास के 10 बच्चे हैं, इनके जो मार्क्स लिखे हैं 2 2 3 3, थोड़ा इनके लिए जगह कर लें अच्छी से अभी थोड़ा, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से मान लीजिए मुझे इसका वो निकालना होता कि इसका मीन निकालें। एज्यूम, देखो नाम से क्लियर है, एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब मीन को हमने इसमें एज्यूम किया होगा कि मान लो कि मीन इतना है, फिर उससे हम सही वाला मीन निकालेंगे। तो इसमें मीन मान के चलो कि मुझे, मेरा मन करेगा मैं तो 5 मीन मान के चलूंगा कि इसका मीन है 5। मीन का मतलब समझ रहे हो, मीन का मतलब है एवरेज। एवरेज का मतलब है कि कोई इंस्पेक्शन करने आएगा इस क्लास को, वो तुम पहले ही कह दोगे कि हमारी क्लास में हर एक बच्चा 5 नंबर लेके आता है, हर एक बच्चे के 5। और रियल में क्या है, रियल में तो पहले ही आंसर निकला रखा है 4 है, हर एक बच्चे का एक एवरेज है वो 4 है, लेकिन मैंने 5 मान के चल लिया। क्यों चल लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे डायरेक्ट मेथड ये वाला नहीं आता, मैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड से करूंगा। मान लो क्लास में इंस्पेक्शन करने कोई गया और उसने देखा कि 5 नंबर होने चाहिए हर एक बच्चे के, तो अब वो देखेगा कि अरे ये तो 5 नहीं है, 5 से कम है या ज्यादा है। कोई चीज अगर हम मान के चलें कि ये होनी चाहिए और वो ना हो, उससे कम या ज्यादा हो, तो उसे डिविएशन या डेविएशन कहते हैं, है ना। डिविएशन या डेविएशन कहते, हिंदी में उसे कहते हैं विचलन, है ना। तुमसे कहा जाए कि भैया तुम ऐसा ऐसा पढ़ना, सीधे ट्यूशन जाना, रास्ते में कहीं मत घूमना, लेकिन तुम इधर उधर घूम लिए तो तुम अपने पथ से विचलित हो गए ना, डिविएट हो गए ना, इधर उधर चल लिए ना, तो ये विचलन है। विचलन क्या होता है, कैसे होता है, पढ़ेंगे। देखो 5 मीन मान के चल रहे थे, लेकिन ये तो 5 नहीं, ये तो कम रह गया। कितना कम रह गया, ये तो 3 कम रह गया। ये कितना कम रह गया, ये भी 3 कम रह गया। ये कितना कम रह गया, ये 2 कम रह गया, ये भी 2 कम रह गया। ये बिल्कुल सही है, ये 5 ही है, तो ये 0, इसमें कोई डिविएशन नहीं, इसमें कोई विचलन नहीं है। ये तो ज्यादा ही और चल रहा है, +2 चल रहा है, ये -2 चल रहा है, ये कितना, ये 1 ज्यादा ही चल रहा है 5 से, ये 1 कम चल रहा है, और ये बिल्कुल 5 ही है। बात समझ आई ना, क्या किया हमने 5 के पैमाने पे सबको खरा उतारा कि भैया 5 नंबर चाहिए हमें हर एक बच्चे के। तो क्या हर एक बच्चे के 5 नंबर हैं? नहीं, इसके 3 कम, इसके 3 कम, इसके 2 कम, इसके 2 कम, इसके ठीक है, मतलब इसमें कोई विचलन नहीं, इसके 0 ही, इसके 2 ज्यादा हैं, इसके 2 कम हैं, इसका 1 ज्यादा है, इसका 1 कम है, इसके ठीक ठाक है। अब हम इकट्ठा सबका डिविएशन यानी विचलन जो इसको जोड़ लो, टोटल है कितना। तो ये देखो +1 -1 तो आपस में हट गए कि कोई डिविएशन नहीं,
+2 -2 आपस में हट गए, कोई डिविएशन नहीं। अब देखो माइनस ही माइनस का हिसाब बचा काफ़ी, ये 0 0 का तो कोई नहीं, ये -3, ये -3 तो हो गया -6, ये -8 और -10, तो -10 का टोटल डिविएशन निकल के आया। तो जो अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आया था वो बोला अरे भैया जो तुमने कहा था उससे तो -10 विचलन आया है, डिविएशन आया है, इतना ज़्यादा बच्चे। तो ये अपन कहेंगे कि भैया इतनी कमी निकली, तो ये जब अपन ने 5 नंबर भी तो सबके एवरेज बताया था मिलके, तो ये 10 जो माइनस आया ये भी तो 10 में आपस में बट जाएगा। ये जो डिविएशन निकल के आया ये 10 बच्चों को आपस में बांट दो, यानी 10 से डिवाइड कर दो, तो हर एक बच्चे का डिविएशन -1 हो जाएगा, यानी एवरेज में से -1 हो जाएगा। तो जो 5 मीन मान के चल रहे थे, जो एज्यूम किया हुआ मीन था वो 5 था, उसमें से 1 घटा लो तो अपना सही वाला मीन 4 आ गया, वो कि सही आंसर है। ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसको प्रॉपर टेबल बना के करोगे तो ऐसे करोगे, तो कैसे करोगे, ऐसे कर दोगे इसको कि ये 2 मार्क्स थे 2 बच्चों के, 3 मार्क्स थे 3 बच्चों के 4। अब जो हमने 2 3 4 ये लिखा हुआ था, इन्हीं में से हम किसी एक को मीन मान लेते हैं, इन्हीं में से किसी एक को मीन। अब देखो डायरेक्ट मैं तुम्हें वही दिखाता हूँ, इधर खिचड़ी पिचड़ी ज़्यादा ना करते हुए मैं तुम्हें यही दिखाता हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डेली वेजेस यानी मजदूरी डेली की है कुछ 50 वर्कर की मिला के, तो उसको कैसे करना, तो सबसे पहले डेली वेजेस को हम लिख लेते हैं, डेली वेजेस कि मजदूरी है कितनी, तो 500 से है 520, इसके बाद आगे बढ़े तो 520 से है 540, इसके बाद आगे बढ़े तो 540 से है 560, ठीक है। अब 560 के बाद 80 और 600, 580 और 600, ठीक है। तो 560 और ये 580 से हो गया 600, ये है डेली वेजेस। अब मजदूरों की संख्या कोई तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कितने मजदूर हैं, ये 12 मजदूरों की, ये 14 की है, ये 8 की है, वर्कर्स हैं मजदूर कह लो, 6 और ये कितना 10, 12 14 8 6 10, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब हम एक्स तो निकालना ही है, क्लास मार्क तो निकालना ही है, मतलब भैया एक रिप्रेजेंटेटर तो होना चाहिए। ये 12 मजदूरों की जो सैलरी है, 12 वर्कर्स की जो सैलरी है वो 500 है कि 520 है पता नहीं ना, तो बीचों बीच का एक ले लो, 500 और 520 को जोड़ोगे तो आएगा 1020, आएगा ना 1020, और उसका जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 510 आएगा, और है भी बीचों बीच का 510। अब नहीं निकालना, अब तो देख लो 20-20 का गैप चल रहा है सब में, तो 20-20 जोड़ते जाओ, इसके बाद कर दो 530, इसके बाद कर दो 550, इसके बाद कर दो 570, इसके बाद हो गया 590, ये हो गया क्या क्लास मार्क, ये हो गया क्लास मार्क, ये रिप्रेजेंटेटर हो गया। अब उसका काम नहीं है डेली वेजेस में, इसका काम नहीं। अब ये हो गया कि 12 मजदूरों की सैलरी 510 है, 14 की है 530, 8 की है 550, ये अब इसका रिप्रेजेंटेटर हो गया। अब देखना एज्यूम मीन मेथड में क्या होने वाला है। अब अपन इसी में से कोई एक को अपना मीन मान लेते हैं कि भैया ये है अपना मीन, तो जनरली बीचों बीच का माना जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बीच का मानोगे तो ही सही आंसर आएगा, कोई सा भी मान लो, इनमें से मान लो 510 को भी एवरेज मान लो, 30 को भी, जो तुम चाहो वो मान सकते हो, लेकिन जनरली अपन बीच का ही मानते हैं, उससे क्या है थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया हो जाती है। तो बीचों बीच के को अपन एज्यूम्ड मीन में ए मान लेते, ए मतलब एज्यूम्ड मीन, ये हो गया अपना मीन। मान के चले कि भैया हर एक मजदूर की जो सैलरी है, हर एक वर्कर की जो सैलरी है वो 550 है, ये हम मान के चल रहे हैं, इसे एज्यूम्ड मीन कहते हैं, ठीक है। अब जब मैंने अभी पिछले उसमें भी बताया था हर एक बच्चे के 5 नंबर मान के चल रहे थे, तो फिर अब देखा था क्या डेविएशन के वो है कितना, डिविएट विचलित कितना है, तो हर एक मजदूर की सैलरी भी देखेंगे, उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे कि डेविएशन है कितना। तो 550, इसको डेविएशन निकालते कैसे, अगर तुम्हें फिर फॉर्मूले की ही तरफ बढ़ना है कि फॉर्मूला क्या है, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि डी होता है x माइनस ए। फॉर्मूले की तरह कहना हो तो x में से a घटा दो, a क्या है तुम्हारा 550, x क्या है x i भी कह सकते हैं इसको, x i मतलब पहला x, दूसरा x, तीसरा x, तो इसमें से a घटा दो, 510 में से 550 घटाओगे तो माइनस का 40 आएगा कि नहीं, 510 में से 550 घटाओगे माइनस 40 आएगा, 530 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 20 आएगा, 550 में से ही 550 को घटाओगे तो 0 आएगा, 70 में से घटाओगे तो 20 आएगा, और 590 में से इसको घटाओगे तो 40 आएगा। और वास्तव में हैवी डिविएशन देखो, हम सोच रहे थे हर एक मजदूर की, हर एक वर्कर की जो सैलरी है वो 550 है, जबकि इसकी 40 कम निकली, इसकी 20 कम निकली, इसकी ठीक ठाक निकली, ठीक ठाक नहीं एकदम एग्जैक्ट निकली, और इसकी 20 ज़्यादा निकली, इसकी 40 ज़्यादा, वही तो डिविएशन कह रहा है 40 कम 20 कम, तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा। अब जो है
भैया ये 40 का डिविएशन थोड़ी है, 40 का डिविएशन तो एक वर्कर की सैलरी में है, जबकि वर्कर है 12। तो 12 वर्कर हैं, तो 12 वर्कर पूरा डिविएशन देखेंगे तो 12 चौको 48 यानी माइनस का 480 आएगा डिविएशन पूरा। तो भाई -40 तो एक वर्कर है, 510 तो एक वर्कर की सैलरी है ना। ऐसे ऐसे कितने वर्कर हैं? 12। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स। तो -40 जो है ना वो तो एक का विचलन है, एक का डिविएशन है। ऐसे 12 का कितना होगा ये, तो वही ऐसे ऐसे निकलता रहेगा। इसको क्या कहेंगे? एफ डी कहेंगे या FIDI कह सकते। एफ का डी से मल्टीप्लाई, तो 20 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 14 दूनी 28 तो ये हो गया 280। इसके बाद 8 का 0 से मल्टीप्लाई तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 20 का 6 से मल्टीप्लाई तो 120 हो गया। 40 का 10 से मल्टीप्लाई तो हो गया 400। अब बस यहीं टेबल रुक जाएगी। तुम्हें लग रहा होगा टेबल के कॉलम बढ़ते ही आ रहे, अब यहीं रुक जाएगी। अब हमें निकालना है सिग्मा FIDI यानी सिग्मा FD निकालना। FD क्यों निकालना? क्योंकि अब टोटल विचलन जोड़ेंगे, उसमें भी तो जोड़ लिया था कि सारे बच्चों का डिविएशन विचलन मिला के कितना आया, तो इसमें भी जोड़ लेंगे कि सारे बच्चों का कितना आया मिला के, सारे वर्कर्स का कितना आया। प्लस प्लस अलग जोड़ लो तो ये 400 और 120 हो गया 520। माइनस माइनस का अलग हिसाब कर लो, माइनस माइनस हो गया 0, 8 और 8 16, 4 5 1 760। तो आंसर माइनस में ही आएगा। आंसर मतलब इसका पूरा सॉल्व करने पे 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, माइनस का 240। तो ये आ गया माइनस का 240। इतना विचलित हैं अपने मजदूर, मजदूरों की जो सैलरी है वो इतनी कम है। तो देखना -240 जो है वो इतना पूरा डिविएशन है। उसमें क्या था, शुरुआत में ही बात क्या की थी, ओवरऑल -10 नंबर कम थे जितना सोचा था, उस सब का डिविएशन जोड़ जाड़ के -10। लेकिन ये -10 किसका हिस्सा था? सबका था, इसलिए आपस में सब में बांट दिया था हमने। तो 10 बच्चे थे, 10 में बांट दिया था। इसमें भी तो यही काम करेंगे ना कि ये -240 जो है ना, -240 जो आया ये एक का थोड़ी, सारे मजदूरों का है। पूरे मजदूर हैं कितने? पूरे मजदूर हैं 50, पूरे 50 वर्कर हैं, यानी सिग्मा F की वैल्यू 50 है सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ने के बाद। तो ये 240 50 लोगों में बट जाएगा। 240 जो 50 लोगों में बटेगा तो कुछ आएगा निकल के, कितना आएगा? 4.8 आएगा, माइनस का 4.8। ये 4.8 हर एक मजदूर की सैलरी में से घट जाएगा। हर एक मजदूर की सैलरी कितना मान के चल रहे थे? 550। हर एक मजदूर की सैलरी 550 मानी थी कि ये एवरेज है, लेकिन ये एक्चुअल में ये नहीं निकला। हर एक मजदूर की घटानी पड़ेगी। कितनी घटानी पड़ेगी? तो 4.8 घटानी पड़ेगी। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 545.2। ये है मीन। तो कहेंगे ये कैसे, ये क्या हुआ, इधर उतना क्लियर नहीं हुआ, हम हर बार कैसे कर पाएंगे? तो अपन फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला ऐसे ही तो बना। 240 क्या था? माइनस का 240 क्या था? माइनस का 240 था सिग्मा FIDI, यही तो था, यही तो विचलन है पूरा मिला के डिविएशन। लेकिन ये सब में बटना है, 50 में बटना, जितने लोग उनमें बटना, तो सिग्मा F हो जाएगा। ये सब में बट गया तो सिग्मा F हो गया, सिग्मा F हो गया। लेकिन ये तो डिविएशन है, पूरा एवरेज मीन मान के कितना चले थे? ए मान के चले थे। तो ये हो गया x बार का अगला फॉर्मूला, जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड का, कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा। जो इतनी बीच बीच में बातें करके बताया उन बच्चों का, ओके, उन बच्चों के नंबर और इसका उन बातों का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। मैं तो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि तुम्हें इनके अर्थ भी क्लियर होते जाएं कि ऐसा फॉर्मूला बना कैसे। जनरली ऐसे भी बताया जा सकता है कि डेली वेज लिखो, F लिखो, X लिखो, निकाल दो, लगा दो फॉर्मूला, तब भी आंसर आ जाएगा, मार्क्स तब भी तो मिल जाएंगे। लेकिन अर्थ भी तो थोड़ा पता हो। जितना मुझे पता है मैं प्रयास करूंगा कि उतना तुम तक पहुंचता जाए। जो हमें नहीं पता वो तुम्हें पता नहीं चलेगा हमारे माध्यम से। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया फॉर्मूला। अब ना भी आया हो उतना ज़्यादा क्लियर तो, और प्रयास कर रहे हो तो कमेंट में बता सकते हो, और ना भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो अभी 10th में काम चलाओ, बढ़िया मज़ा आ जाएगा पूरा। ऐसा अगर तुमने रच के लिख दिया तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बात समझ में आई? सबसे पहले क्या करना, अब थोड़ा मेथड के पीछे पढ़ोगे, 10th क्लास में मार्क्स भी तो चाहिए। तो सबसे पहले डेली वेजेस जो लिखा वो, फ्रीक्वेंसी जो लिखी वो। अब एक्स तो निकालना ही है, वो तो हमने डायरेक्ट मेथड में भी निकाला था, तो एक्स तो निकालना ही है। एक्स निकालने के बाद उसी में से बीच वाले को ए मान लिया जाता है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि 1 2 3 4 5 हैं तो बीच वाला आ गया। मान लो 6 होते तो क्या होता? मान लो इधर 590 के बाद मान लो 610 भी लिखा होता कि 610, तब हम बीच में किसको मानते? बीच में तो ये दोनों पड़ गए, बीच में तो ये दोनों है, तो दोनों में से कोई सा भी, अगर 6 नंबर या इवन नंबर में कॉलम बने हुए हैं तो उनमें से एज्यूम मीन किसको मानोगे? तो बीच में जो 2 पड़ रहे हैं उनमें से कोई सा भी। अरे तुम कोई सा भी मान सकते हो, एज्यूम्ड मीन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये एक्स निकल के आया।
फिर हम बीच वाले को मीन मानते, फिर डिविएशन निकालते x माइनस ए करके कि इससे ये कितना विचलित है, 510 में से ये कितना कम है, ये कितना कम है, ये उतना ही है, ये आ गया डिविएशन। लेकिन ये अकेले का है, अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके FD होगा। और एक बात और समझो, कोई सा भी मेथड हो जो अगला पढ़ने वाले हैं, स्टेप डिविएशन तीसरा मेथड, उसमें भी करना क्या होता है, f निकाला x निकाला, अब f का x से मल्टीप्लाई हो गया था किसमें, डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में f और x का मल्टीप्लाई हो गया था, इसमें f और x का नहीं होगा। अब d निकल के आने वाला है, अब d पे रुक गई गाड़ी तो अब d का f से मल्टीप्लाई होगा, उसमें u और आएगा, अगले मेथड में एक u और दिखेगा तो u का f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d आ गया, डिविएशन टोटल आ गया। अब d का f से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया fd FIDI। अब ये सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा f, उसमें क्या था, डायरेक्ट मेथड में क्या था, डायरेक्ट मेथड में था सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, इसमें क्या है, इसमें सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। लेकिन देखो सब में से हमने a घटाया तो वो बाद में a जोड़ना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में a जोड़ दिया, a प्लस, इस तरीके से ये बन गया। मैंने हर तरीके से तुम्हें बता दिया, एकदम बेसिक समझा के भी बता दिया, और करना कैसे है, दिमाग में याद कैसे रहेगा वो भी बता दिया कि डेली वेजेस, फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें आएंगी पेपर क्वेश्चन में ही। तुम्हें x निकालना है, क्योंकि हर बार निकालना ही होता है। x के बाद बीच वाले को a मानो, डिविएशन निकालो, डिविएशन का f का d से मल्टीप्लाई, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा f प्लस a, ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। तीनों मेथड सीखना जरूरी है क्या, कुछ लोगों के मन में आएगा, बिल्कुल जरूरी है। ज्यादातर चांस तो होता है कि पेपर में अगर मीन आएगा तो वो ऐसा कहेगा कि मीन निकाल दो, तो तुम किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो कहेगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड से ही निकालो तो तुम्हें उसी से निकालना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट से भी निकाल के आ जाओ। चलो अब बात को आगे बढ़ाते। एक और के कुछ लोगों को लगेगा कि कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो इसका एक तरीका होता है कि जब छोटे छोटे डिजिट हों, ज़्यादा बड़े डिजिट ना हो, तब हमें डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए, जैसे 0 2 2 से 4 4 से 6, क्योंकि ज़्यादा बड़े, इससे क्लास मार्क भी देखो छोटे छोटे आए, और क्लास मार्क जो x निकल के आया और f और x का मल्टीप्लाई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से किया होता तो देखो 12 का मल्टीप्लाई तुम्हें 510 से करना पड़ता fx निकालने के लिए, फिर 14 का मल्टीप्लाई 530 से 8 का 5, तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती ना थोड़ी। लेकिन d निकालने से देखो 40 20 0 20 40, इससे मल्टीप्लाई हुआ f से d का, छोटी छोटी कैलकुलेशन हो गई। तो जब ज़्यादा बड़ा डेटा आए तब हमें एज्यूम्ड मीन करना चाहिए, और भी बड़ा आए या और भी कठिन लगे तो अगला मेथड है स्टेप डिविएशन, उसमें और छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी लेकिन कॉलम एक और बढ़ जाएगा, तो उसकी बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये मीन निकालने का तीसरा मेथड है। और अगर आप बात करेंगे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि टेबल के जो कॉलम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, इसमें भी एक कॉलम और बढ़ जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन को और ज्यादा सिंपल बनाएगा। हमने देखा डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन, कॉलम भले ही कम थे टेबल के लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी। और जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें कॉलम बढ़ा लेकिन कैलकुलेशन को उसने थोड़ा सिंपल बनाया। एज्यूम्ड स्टेप डिविएशन मेथड भी एक कॉलम भले ही बढ़ा देगा लेकिन कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि हमें कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, जब बड़ा सा डेटा दिया हो तो ये वाले मेथड यूज करना चाहिए, लेकिन अगर डेटा छोटा हो तो हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। डेली एक्सपेंडिचर दिया है इसमें, तो ये 100 से 150, फिर 150 से है 200, 200 से है ये 250, 250 से 300 और 300 से 350, इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है। तो ये तो हमें पता ही है, क्लास इंटरवल इसको हम कहते हैं, क्लास इंटरवल हो गया। इसके बाद ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, इसमें डेली एक्सपेंडिचर दिया फूड पे 25 घरों का इन्होंने सर्वे किया है, 25 हाउस होल्ड का, और फिर ये बताया कि वो डेली का कितना उनका खर्चा है। तो ये जो हाउस होल्ड है या जितने परिवार हैं, वो फ्रिक्वेंसी तो हो गई कि ये 4 परिवार हैं, ये 5 परिवार हैं, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 है, ये 2 और 2 है। ये इतना तो दिया ही रहता है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक काम तो करना ही करना, जितना पिछले मेथड में करते आए हैं वो तो करना ही है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो x तो निकालना ही है, x मतलब होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 हम जानते ही। तो 150 और 100 मिलके कितना हो जाएगा तो ये 75 और ये 50, तो ये कितना हो गया 125। मैं सीधा बता दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर लेना, ये 250 हो जाएगा, 250 का आधा 125।
अब 150 और 200 मिलकर कितना हो जाएगा 350, इसका आधा। और वैसे भी हमें अभी देखा 50-50 के गैप पर है, तो 50-50-50 का अंतर है, तो इनमें भी हम करते जाएं। 125 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175, फिर हम 50 जोड़ें तो आएगा 225, फिर हम जोड़ें तो आएगा 275, और उसके बाद आएगा 325। ये हो गया x। अब देखो बात को बिल्कुल स्टेप बाय समझते जाना। डायरेक्ट मेथड होता तो f और x का मल्टीप्लाई करके fx निकालते, लेकिन अगर एज्यूम्ड मीन मेथड होता तो इसी में से x में से ही बीच वाले को हम क्या मानते हैं a मान लेते, उसी को एज्यूम्ड मीन हम कह देते। तो ये मान लो अपना a हो गया। फिर अपन क्या करते हैं, इसके बाद ये निकालने के बाद हम देखते हैं कि डिविएशन कितना है, डिविएट कौन कितना है। तो डिविएशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, डी कैसे निकलता है x माइनस ए करके। मतलब ये 125 में से 225 माइनस होगा तो ये देखो -100 डिविएट है। ये कितना है तो ये माइनस का 50 है, ये 0 है, इसमें कोई डिविएशन नहीं। इसमें देखें तो 50 का डिविएशन है और इसमें देखें तो 100 का है। ये आ गया डी। अब ध्यान देना, अगर डायरेक्ट मेथड होता तो x में fx का ही मल्टीप्लाई हो जाता, एज्यूम्ड मीन मेथड होता तो f और d का मल्टीप्लाई fd हो जाता। लेकिन स्टेप डिवीजन है तो इसका एक और स्टेप आएगा u, जो कि अभी पिछले कॉलम में x माइनस ए निकाल के बैठे हैं, इसमें h का डिवाइड और हो जाएगा। अब बहुत लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि ये h क्या है, तो h है अपना, h कहते हैं क्लास इंटरवल को, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, या इसको कहते हैं क्लास साइज भी कह देते हैं, इसको क्लास साइज, या इसको विड्थ ऑफ क्लास भी कह देते हैं कि क्लास की चौड़ाई, विड्थ ऑफ क्लास। ये तीनों नाम से जाना जाता है। क्या ये है इनके बीच में कितना गैप है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 50 का गैप है। देखो सब में 50 का गैप है, वही अपना h है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना h है जो 50 है। हर क्वेश्चन में अपना अलग अलग हो सकता है, 20 का गैप हो तो h की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें पिछले कॉलम में जो कुछ आया है उसका h से डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 50 से डिवाइड करना है। तो 100 को हमने 50 से डिवाइड किया तो देखो माइनस का 2 आ गया, 50 को 50 से किया तो माइनस का 1, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा, 50 को 50 से किया तो 1 आया, इसे किया तो 2 आया। ये देखो ये आ चुका है। अब u पे गाड़ी रुक गई। अब क्या होगा, अब f का u से मल्टीप्लाई होगा। देखो मल्टीप्लाई f का ही होता है, डायरेक्ट मेथड में f का x से हुआ था, इसमें f का d से हुआ था, अब इसमें f का u से मल्टीप्लाई होगा। u से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, f u निकल के आएगा। तो देखो अब कैलकुलेशन, अब ध्यान दो, अब कैलकुलेशन कैसी हो गई, अब कैलकुलेशन और आसान हो गई। अब देखो अगर इसको अपन एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे होते तो 4 का मल्टीप्लाई 100 में होना था, लेकिन स्टेप डिविएशन से करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई केवल -2 में होना, तो 4 2 जा -8। और अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे होते तो 4 का मल्टीप्लाई 125 में हो रहा होता। तो कैलकुलेशन लगातार स्लो होती जाती, कॉलम भले ही बढ़ते जाते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो -8, 5 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो -5, 12 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 4। अब हम बस वही काम करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल देंगे, मतलब इसका सम। और सिग्मा एफ तो हमें निकालना ही है, सिग्मा एफ तो वैसे भी डायरेक्ट निकला हुआ होगा। 25 हाउस होल्ड हैं, 25 घर हैं, तो ये सिग्मा एफ हो गया 25। और इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 4 और 2 जोड़ा तो प्लस का तो हो गया 6, 8 और 5 जोड़ा तो माइनस का हो गया 13। तो ये 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7 माइनस का। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई, ये है सिग्मा एफ। अब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, ध्यान इस बात पे देना कि तुमने ध्यान दिया हो कि सबसे पहले जो हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है उसका फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आई मत लगा, जरूरी भी नहीं है, वैसे छोटा लिखा रहता है, ठीक है। तुम तो अभी केवल इतना याद रखो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये था बेसिक फॉर्मूला। बना कैसे वो सब बताया था। अब तुमने ध्यान दिया हो कि इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में से सब में से ए हटा लिया गया, सब में से ए हटा दिया अपन ने। अब जब सब में से ए हटाया तो फाइनली फॉर्मूले में क्या हुआ था, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और ए सब में से घटाया था, तो फाइनली जो आंसर आया उसमें ए जुड़ा था, क्योंकि इधर घट चुका था तो उसमें जोड़ गया। अब ध्यान देना, अब अगला फॉर्मूला बनने वाला है कौन सा, स्टेप डिविएशन मेथड का। तो इसमें लास्ट में क्या दिख रहा है तुम्हें, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये आएगा। ये तो हो गई, ये तो समझ, अभी तक पैटर्न देखते देखते समझ आ चुका होगा कि फॉर्मूले में ये बात तो होने ही वाली है कि सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ।
अब ये घटा था तो ये जोड़ दो, h से डिवाइड हुआ था तो h से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ये नई चीज हो जाएगी। ये x बार का फॉर्मूला स्टेप डिवीजन मेथड का ध्यान रखो, ये काम करना है। x बार a प्लस सिग्मा एफ यू, एफ आई यू आई भी कह सकते हैं, अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू h, बस मल्टीप्लाई में h आ जाएगा। जो काम इधर करते उसका उल्टा इधर कर देते हैं, इधर a घटाया था तो इधर a जोड़ दिया, इधर h का डिवाइड किया तो इधर h का मल्टीप्लाई हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब ना भी पता हो तुम्हें, तो ये 3 फॉर्मूले पता हो और पूरा करना आता हो तो बेहतरीन तुम्हारा मीन का काम बन चुका है। इसका निकालते हैं अपन, देखो तो इसका x बार क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ। तो अपने पास जो x बार का तीसरा जो फॉर्मूला आया है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x बार यानी मीन अपना क्या हो जाएगा, a यानी एज्यूम्ड मीन कितना था अपना 225 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू अपना माइनस का 7 अपॉन सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 25, और h कितना है, h अपना क्लास इंटरवल, h तो अपना 50 है, h 50 है, तो अब कैंसिल कर दो, 25 2 जा 50, तो 225 माइनस का हो जाएगा 7 2 जा 14, और ये कैंसिल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 211, यही आंसर है 211। मतलब एवरेज देखा जाए तो हर एक घर में जो खर्चा है वो 211 रुपए का है, 211 रुपए एक डेली एक्सपेंडिचर है। इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं तीनों मेथड। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेथड से क्वेश्चन करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको तीनों मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। उसकी स्लाइड बनवाने में मुझसे जब स्लाइड बन चुकी थी उसके बाद मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बताना जरूरी है, लेकिन छूट गया था, तो बस मैंने हिंट के लिए लिख लिया था। मैं उसके लिए थोड़ी सी मैं एनसीईआरटी बुक की हेल्प लूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन किस तरीके का है, मीन का ही क्वेश्चन है, बस ये लास्ट एक टाइप रह गया। इसमें क्या रहता है कि कई बार फ्रीक्वेंसी एक बीच में मिस कर देते हैं और हमसे उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछते हैं। तो मैं बताता हूँ, डेली पॉकेट अलाउंस का क्वेश्चन है 13.1 का थर्ड क्वेश्चन, कि कुछ बच्चों को डेली पॉकेट मनी मिलती है 11 रुपए से 13 के बीच मिलती है, फिर 13 से 15 रुपए के बीच, इस तरीके से 17, 19, 21, 23 और 25, ये क्वेश्चन है इस तरीके से। तो 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 ऐसी पॉकेट मनी मिलती है। ये पॉकेट मनी है, क्लास इंटरवल इसको कह सकते हैं। ये बच्चों की संख्या है, फ्रीक्वेंसी है कि कितने बच्चों को मिलती है, कितने बच्चों को मिलती है उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं 769, 769, 13, और ये इस फ्रीक्वेंसी की जगह एफ लिख दिया, ये फ्रीक्वेंसी दी नहीं, एफ लिख दिया, और ये 5 है और 4 है। और इसकी जो मीन पॉकेट अलाउंस है, यानी जो पॉकेट मनी का जो मीन निकल के आया है, मीन जिसको अपन एक्स बार भी कहते हैं, तो ये मीन निकल के आया वो 18 दिया है, पहले से 18 दिया हुआ है। तो हमसे एक्स जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होगी, यानी एफ की वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस है, पहले भी तुमने शायद कभी देखा हो कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो मीन में बीच में एक आध फ्रीक्वेंसी गायब कर देते हैं, तो ये हो गई। तो इसको देखो, डेटा बड़ा छोटा है, 11, 13, 15, 17, 19, छोटा डेटा है, तो हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए पहले तो x निकाला जाता है, x होता है क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसे करने के लिए अपन पहले निकालते हैं, 11 और 13 को तुम जोड़ोगे 24 आएगा, 24 का आधा 12, और वैसे भी दिख रहा है 11 और 13 के बीचों बीच 12। अब 2 2 का गैप है, देखो सब में 2 2 का गैप है, तो इसमें भी 2 2 जोड़ते जाओ, 12, 14, 15 के बाद 16, 17 के बाद 18, 19 के बाद 20, 21 के बाद 22 और 23 छोड़ के 24, ये हो गया x। अब हम देखेंगे एफ एक्स निकालेंगे डायरेक्ट मेथड में, एफ और एक्स, तो 12 7 84 यानी 84, ये 14 6 84, 16 और 9 का होगा 144, 13 और 18 का मल्टीप्लाई कर लो, 18 3 54, 5 कैरी, 18 कम 18 और 5 23, ठीक है। 20 का एफ से मल्टी, यहाँ ध्यान दे, जहाँ एफ बना है उस पर थोड़ी नजरें अच्छे से रखना, नहीं कुछ और समझ लो। 20 और एफ का मल्टीप्लाई 20 एफ हो जाएगा, 22 और 5 का मल्टीप्लाई 110, 24 चौको 96, ठीक है। तो हमें एक काम तो करना ही होता है, सिग्मा एफ अपॉन ये सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ निकालोगे तो ये ध्यान रखना, एफ को छोड़ देना, एफ तो वेरिएबल है, कांस्टेंट कांस्टेंट जोड़ लो, तो 7 और 6 हो गए 13, 13 और 13 हो गए 26, 26 में 9 जोड़ा तो आया 35, 35 और 5 40 और 4 44, तो हो गया 44, और प्लस में एफ आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है वो एफ आ गई।
इसके बाद सिग्मा एफ एक्स के लिए हमने इन्हें जोड़ा तो ये ध्यान रखना बस, खासकर 20 मत जोड़ देना, 20 के साथ एफ लगा हुआ है वो अलग जुड़ेगा, उसका हिसाब अलग हुआ, बाकी को जोड़ लो, 4 4 8 4 3 12 4 4 16, 16 और 6 हो गया 22, 2 कैरी, 8 और 2 10, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 और 9 हो गया 35, 3 कैरी, 3 और 1 4 5 6 7, तो 752 प्लस का ये 20f अलग से लिख देंगे 20f, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार क्या है, एक्स बार है अपना कितना 18, देखो मीन दिया, क्वेश्चन में मीन तो दिया होगा, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो मीन दिया होगा। सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स है 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ है 44 प्लस एफ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 18 का मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ से करा दो, इक्वल टू में आ जाएगा 752 प्लस 20f, इनका मल्टीप्लाई हम करें तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, माइनस में 750 इधर ले आओ 752, 20f के पास माइनस में गया तो 18f हो जाएगा, ये सब डायरेक्ट कर दिया, देखो 18f, 18 का f में मल्टीप्लाई 18f, 18f इधर माइनस में आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो ये कितना बचा 40, हाँ ठीक है, इक्वल टू में 2f, तो अपॉन में जाएगा तो ये 40 20 आ जाएगा, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 20, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो अपना मीन कंप्लीट हो गया, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मोड। मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों में सबसे जो फेवरेट चीज़ है ज़्यादातर सभी की और बहुत सरल और बहुत अच्छी चीज़ है वो है मोड। ये पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मोड होता क्या है, तो मोड होता है डेटा ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बस ये इसकी डेफिनेशन इतना ही समझने की हमें ज़रूरत है कि मोड होता है डेटा ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो डेटा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। अपन बात वहीं से शुरू करेंगे जैसे अपन ने मीन में पढ़ा था कि एक क्लास के 10 बच्चे, उन 10 बच्चों के इस तरह नंबर आए हैं, 2 नंबर, 1 के 2 नंबर, 3 नंबर, उसी से अपन मीडियन पढ़ेंगे तो उस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डेटा ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, तो सबसे पहले इस तरह का, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अनक्लासिफाइड डेटा, पता ही है जो क्लासिफाइड 0 से 10, 10 से 20 इस तरह का नहीं होता, नॉर्मल लिखा होता है, छोटी क्लास टाइप। तो इसका मोड हमें निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला जो काम है वो हमें करना है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले 2 2 2, कितनी बार है 2, बस 2 बार है तो वो लिख दिया। इसके बाद 3 1 2 3, 3 बार है 3, तो 3 बार 3 लिख दिया हमने। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अगला नंबर मुझे दिख रहा है 4, तो 1 बार 4 दिख रहा है, 4 के बाद 5 दिख रहा है 2 बार, इसके बाद 1 बार 6 और 1 बार 7, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसे लिखने के बाद हमने देखा कि 2 आया है कितनी बार, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार, 4 1 बार, 5। ये इसकी टेबल अभी हमने मीन पढ़ा था तब भी बनाई थी और फिर से बना लेते हैं कि ये है अपना x, x मतलब क्लास मार्क कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें तो क्लास मार्क की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही हर एक डेटा अपना रिप्रेजेंटेटर खुद ही है ना। क्लास मार्क में तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती, तो हमें रिप्रेजेंटेटर बनाना पड़ता है, बीचों बीच वाला नंबर ये तो खुद ही है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये 2 है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 4 1 बार आया है। 5 हम देखें तो 5 2 बार आया है। 6 भी 1 बार आया है और 7 भी 1 बार आया है। इस तरीके से 2 3 5 6 7 8 9 10 10 हो गई। अब कुछ भी नहीं करना, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि मोड निकालते में टेबल बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती, 2 कॉलम ही क्वेश्चन में गिवन होते हैं और उन्हीं 2 कॉलम से अपना काम चल जाता है। तो मोड में हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम देखें तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे 3 दिख रही है, तो ये हो गई 3, और 3 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो 3 का डेटा क्या है, 3 ये क्या है, 3 तो बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, 3 ही मार्क्स आए, तो अपना मोड यही हो गया, अपना मोड हो गया 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कुछ लोगों को इसलिए कर सकता है क्योंकि ये 3 और 3 दोनों में लिखा है। तो ये ध्यान रखो, आंसर डेटा होता है ना कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो ये पहचानने में हमारी मदद करती है कि मोड कौन सा है, हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। फिर जैसे मान लो कोई और टेबल बना के मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ये मान लो तुम्हारा डेटा x है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 2 3 5 7 ये लिखा है, ये 8 बार है, ये 7 बार है, ये 9 बार है और ये 5 बार है।
तो हमने देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, तो आंसर जो है वो 9 नहीं होगा, आंसर 9 नहीं होगा, 5 होगा आंसर, कि 9 बार तो 5 आया है। भैया ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो बताती हैं। ये जैसे मान लो पौधों की बात हो रही कि किस घर में कितने पौधे लग रहे हैं, तो पौधे तो ये हैं, ये तो घरों की संख्या है कि कितने घरों में। अगर पॉकेट मनी की बात हो रही तो ये तो बच्चों की संख्या है, पॉकेट मनी तो ये है, तो आंसर तो हमेशा ये होते हैं इस तरफ वाले, चाहे मीन हो, मोड हो या मीडियन हो। तो कुछ लोग गलती में क्या कर देते, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देख के वही आंसर लगा देते कि 9 आंसर है। नहीं, 9 ने तो हमारी हेल्प की है सही आंसर को पता करने में। तो 9 से पता चला कि सही आंसर 5 है, मतलब कि ये मान लो मार्क्स ही मान लो कि एक क्लास में बच्चों के नंबर हैं, तो ये 2 नंबर 8 बच्चों के, 3 नंबर 7 बच्चों के, 5 नंबर है 9 बच्चों के, तो सबसे ज्यादा बच्चों के 5 नंबर हैं, तो ये 5 अपना मोड हो गया। तो ये वो डेटा होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी कि डेटा ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ना, ये भी एक नजरिया के लिए समझ में बढ़िया आ जाता है। जैसे किसी कंपनी का कोई टर्नओवर चल रहा है या कुछ भी चल रहा, कोई चीज को वो सेल कर रही है, बेच रही है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट में उनका कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा सेल हो रहा है, इसका अगर उन्हें अंदाजा लगाना हो तो उसके तरीके, एक तो मीन है, मीन से क्या पता लग जाएगा कि एवरेज उनका कितना सेल हो रहा है, कि बीचों बीच का कोई नंबर। लेकिन मोड किस में हेल्प करेगा कि सबसे ज्यादा क्या हो रही, सबसे ज्यादा किस चीज की बिक्री हो रही, इस तरह का कुछ रहता है। दोनों ही चीजें अपने काम की, मीडियन भी देखेंगे वो भी काम का है। तो मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों बड़े काम के इन्हें कहते हैं, आगे मैं बताने वाला हूं हालांकि ये बात, इसे कहते हैं डेटा ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का डेटा बताते हैं, कोई भी बहुत सारा डेटा दिया उसमें से सेंट्रल का एक चीज निकल के आ जाए, एक रफली एक आइडिया अपने पास आ जाए, तो ये तीनों कोई डेटा ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, मीन, मोड और मीडियन को। तो मोड बड़ी बेहतरीन इसमें चीज चल रही है। आगे बात को बढ़ाते हैं। अब अपना मोड देखो, ये फॉर्मूला खतरनाक सा दिख रहा होगा, कोई खतरनाक नहीं, मोड सबसे आसान है तीनों में। तो अब आ गए अपन क्लासिफाइड डेटा पे, जिसमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इस तरह का डेटा दिया होगा। तो इसको कैसे किया जाता है, देखो, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं कितने, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, उनकी लाइफ टाइम कितने घंटे तक वो चलेंगे। 0 से 20 वाले 10 हैं, 20 से 40 वाले 35 हैं। हमसे पूछा है कि मॉडल लाइफ टाइम बताओ कि इनका मोड क्या होगा। सीधी बात यह है, मॉडल का मतलब कि इनका मोड क्या होगा वो बताएं। तो मोड हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि मोड कैसे किया जाता। फॉर्मूले को देखकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम सब क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो टेबल ऐसे में बनी है उसको ऐसे में बना लेते हैं ताकि हम आगे उस पर बढ़ सकें। तो सबसे पहले अपन अपना क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्लास इंटरवल, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो तो अभी दिखा देंगे तो मैं वैसे ही लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। अब हमने देखा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल है 0 से 20, फिर 20 से 40, 60, 80, 100 और 120, 60, 80, 100 और 120। इसके बाद हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। और इसमें मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इसकी ये खासियत है कि टेबल बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़नी, इन्हीं 2 कॉलम से अपना काम चल जाएगा। थोड़ा इसको ठीक से लिख लें। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ना कोई रिप्रेजेंटेटर चाहिए, ना क्लास मार्क चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इतने से ही काम चल जाएगा। बस ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो देखना ही अपने को। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 10, 35, 52, 61, 38। तो हमने देखा कि 61 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपनी 61, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 61। तो 61 है किसकी, मेन तो वो है ना। तो 60 से 80 वालों की है। तो बस ये अपना हो गया मॉडल क्लास। बोलो भैया क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मॉडल क्लास, इसको कहते हैं मॉडल क्लास। 60 to 80 ये हो गया अपना मॉडल क्लास। मतलब अपना जो आंसर है वो इन्हीं के बीच में है, 60 से 80 के बीच में ही अपना आंसर आ जाएगा। इन्हीं के कोई बीच में वैल्यू होगी जो कि मॉडल लाइफ टाइम निकल के आएगा, ये तो पता चल गया। देखो अगर अनक्लासिफाइड डेटा होता तो ये 0 से 20, 20 से 40 ऐसा नहीं लिखा होता तो यही आंसर आ जाता जैसे अभी आया था। अभी इसमें क्या हुआ था कि 9 था, ये हाईएस्ट था, तो बगल वाला 5 आंसर। लेकिन इसमें बात कहाँ फंस गई, इसमें तो क्लास इंटरवल में रह गया। तो 60 से 80 के बीच में कौन सा डेटा है वो हमें पकड़ना है।
तो उसके लिए देखो कुछ काम करना है। अब थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ले भी नहीं जाएंगे कि ये मोड बना कैसे, ये फॉर्मूला, तुम्हें तो बस अभी काम चलाना है। तो 10th क्लास में तुम बस ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि देखो फॉर्मूला बना कैसे और उसकी गहराइयाँ क्या, ये तो 10th की एनसीईआरटी है, उसकी बेसिक बुक में भी नहीं बताया, तो उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी जो भी फॉर्मूला है F1 F0 जो भी तुम्हें उसे लिखा दिख रहा है वो होता क्या है, बनता कैसे है वो देखें। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह याद रख लो कि गिनती जब तुम पढ़ते हो ना तो पहले 0 आता, फिर 1 आता, फिर 2 आता, ऐसे ही है कि नहीं। तो तुम्हारा जो मॉडल क्लास है 60 to 80 उसके जस्ट बगल वाली फ्रीक्वेंसी को नाम दिया करे F1। क्या नाम देना, F1, बस इतना काम हो गया। ऊपर वाले को F0 दिया करे, नीचे वाले को F2। तो देखो 0 1 2 यही पैटर्न हो गया। क्या काम करना, फिर से सुन लो, जो तुम्हारा मॉडल क्लास आया उसके बगल वाली फ्रीक्वेंसी को F1 नाम देना, ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। इतना काम हो गया तो बस फिर सब काम हो गया। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उसे L कहते हैं। मॉडल क्लास की ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 60 से 80, तो लोअर लिमिट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये L हो गया 60, ठीक है। H तो तुम्हें पता ही है क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल इनके बीच में कितने का गैप है, तो 20-20 का गैप है, तो H हो गया 20। बस अब मोड का फॉर्मूला ध्यान करना। देखो अब एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा, लेकिन हम जब 10th में पढ़ते थे तो मोड को Z से रिप्रेजेंट करते थे और मोड को Z से ही करते हैं। मैंने 10th की एनसीईआरटी में बस अभी नहीं देखा, लेकिन बहुत जगह सारी बुक्स में देखा है मोड को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोड का फॉर्मूला सुन लो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपना फॉर्मूला है मोड का, ऐसे अच्छी तरह याद रखना। कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, कुछ लोग ऐसा कर देते जल्दी में L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ये सब। L भैया अलग है, L का कोई लेना देना नहीं अपॉन से, L अलग चलेगा। तो L अलग है, L को उसी में शामिल नहीं कर देना। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये करना, तो फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ खास नहीं। L प्लस F1 1 में से 0 माइनस करना, नीचे भी वही करना, बस साथ में एक 2 लगा देना, तो F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ही तो और बची, इंटू H। कैसे भी याद रखो, याद करना है तुम्हें, ठीक है। L लोअर लिमिट मॉडल क्लास की कितनी है 60, बस वैल्यू पुट करना है, प्लस F1 है अपना 61, तो लिख दिया 61 माइनस F0 यानी F0 की वैल्यू है 52 अपॉन में 2 के साथ F1, तो 2 के मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना 2 का मल्टीप्लाई केवल F1 में है, कोई ब्रैकेट नहीं है, नहीं तुम 2 का इसमें भी कर दो उसमें भी कर दो, ऐसा कुछ नहीं। 2 का मल्टीप्लाई केवल F1 में है। माइनस में F0 यानी 52 और माइनस में F2 यानी 38, माइनस में F2 यानी 38 इंटू में H यानी 20, क्लास इंटरवल है 20 का। आगे सॉल्व करते हैं, 60 प्लस 61 में से 52 गया तो बचा 9 अपॉन में 2 1 2 2 6 12, तो ये हो गया 122 माइनस 8 और 2 10 0 1 कैरी 5 3 8 1 9, तो 90 हो गया इंटू में 20। अब इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 प्लस 9 अपॉन 120 में से 122 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 20। इसको अपन कर दें डिवाइड, 4 9 जा 4 8 जा 4 5 जा, तो ये हो गया 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। तो 60 प्लस इसको कर दो डिवाइड 8 5 पॉइंट में इसको यहीं कर लिया करो, एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। 8 5 जा 40, 5 बचा, 8 6 जा 48, 2 बचा, 8 2 जा और फिर 8 5 जा, ठीक है। तो 60 और 5 जुड़ा तो आ गया 65.625, ये हो गया। तो ये देखो इनके बीच में भी आएगा। हाँ एक चीज़ और कि जब तुम्हारा जो भी मोड निकल गया है देख लिया कर, ये मॉडल क्लास यानी 60 से 80 के बीच ही आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो समझ लो कोई ना कोई कैलकुलेशन में तुमने गलती कर दी है। आएगा तो इन्हीं के बीच में, तो 60 और 80 के बीच में होता है। देखो 65.625 ये हो गया अपना मॉडल लाइफ टाइम। ये ऐसे मोड निकाला जाता है। हो सकता है पहली बार देख रहे हो तो कई लोग लगाओ कि बड़ा सरल कह रहे थे, तो इसमें कठिनाई है, कोई कठिनाई नहीं है। अभी तुमने मीडियन कहाँ देखी और मीन तो देख चुके हो, 3 मेथड हैं, तो उन सब में सबसे आसान है ना टेबल बड़ी, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला उसे लगाना है, तो सबसे आसान इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लेना।
तो ये होता है मोड। इसमें कोई कंफ्यूजन दिक्कत हो तो बता सकते हो कमेंट में। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब मीडियन है, मोड इतना ही सा था, मोड में सबसे कम टाइम लगता है, मीडियन अभी खूब सारा टाइम अपना खाने वाला है। मीडियन क्या होता है सबसे पहले पढ़ते हैं अनक्लासिफाइड डेटा के लिए कि वही फिर अपनी क्लास आ गई, एक क्लास में 10 बच्चे, उनके ये मार्क्स लिखे हुए, उनकी जो टेबल है, उनकी टेबल अभी बनाई थी अपन ने, क्या है 2 3 4 5 6 7 ये लिखा ही है 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1। ये वापस से अपने को वो सब ना करना पड़े, 2 3 1 2 1 1। ये दो नंबर हैं दो बच्चों के, 3 बच्चों के 3 नंबर हैं, इसके बाद हैं 4 नंबर हैं एक बच्चे के, 5 नंबर हैं 2 बच्चों के, फिर एक के 6 और एक के 7। ये है x और ये है अपनी फ्रीक्वेंसी। फिर उसी पे आ गए अपन के मीडियन क्या होता है, डेटा या मेजर, डेटा के बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अभी जो मैं कह रहा था ना डेटा ऑफ मेजर भी जनरली लिखा होता है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीसरी चीज है मीडियन। अभी 2 चीजें पढ़ चुके हैं, मीन और मोड। मीडियन क्या होती है, तो सबसे पहले ये टेबल वाला तो बड़ी क्लास वाला तरीका, छोटी क्लास वाली तरीके पे वापस आते हैं। सबसे पहले इन्हें लिखना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो सबसे पहले 2 और 2 है 2 बार, फिर 3 है 3 बार, फिर 4 है 1 बार, फिर 5 है 2 बार, उसके बाद 1 बार 6 और 1 बार 7। ये हो गया 10 बच्चे। 10 बच्चों को बताने से पहले मैं तुम्हें मान लो ये बता देता हूँ, ये अलग क्वेश्चन मान लो कि 7वां जो बच्चे, जिस बच्चे के 7 नंबर है वो क्लास में से चला गया, तो कितने बच्चे रह गए, 9 बच्चे। तो ये जो डेटा है ये टोटल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, जो भी है टोटल नंबर जितना भी है, ये निकल के कितना आया 9 है। और 9 ऑड है, ब्रैकेट में लिख लिया करे ऑड है कि इवन है, ऑड है। तो मीडियन क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, मीडियन यानी बीच की चीज है कोई, है ना, मिड में है। तो मीडियन होती है बिल्कुल बीच वाला डेटा, लेकिन कब, जब वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा चुका हो उसके बाद। तो इस डेटा को, ये जो बच्चों के मार्क्स लिखे हुए थे इसे मत मानो, ये है 9 बच्चों के मार्क्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इसके बाद बीचों बीच का मार्क्स निकालने हैं, तो देखो बीचों बीच में 3 है, बीचों बीच में 3 है, 4 लोग इधर छूट गए 4 इधर छूट गए, तो बीचों बीच में 3 है ना, तो इसकी मीडियन क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी 3, सीधा आंसर। तो क्या हर बार ऐसे ही निकालेंगे, ये तो 9 लोग थे तो अपन ने निकाल लिया कि 4 इधर गए 4 इधर, मान लो बहुत सारे आ जाएं, 100 लोग आ जाएं, मतलब कोई प्रॉपर तरीका तो होगा कि अपन ऐसे ऐसे करते रहेंगे कि इधर, तो प्रॉपर तरीका सुन लो, सीधी सी बात है। ये केवल मीडियन में या वैसे नहीं, नॉर्मली भी कई बार जिंदगी में जरूरत पड़ जाती, मैथ में जरूरत पड़ जाती कि बहुत सारा डेटा लिखा, हमसे कहा है कि उसमें बीचों बीच का नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो नंबर अगर ऑड होंगे तो ही बीचों बीच का हो सकता है ना। अगर तुम 3 लोग बैठे हो, 3 दोस्त, तो तुम कह सकते हो कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में ये बैठा है। अगर 4 दोस्त बैठे हो तो थोड़ी बीच में कह पाओगे, बीचों बीच तो एक नहीं बैठा, बीच में तो फिर 2 लोग हो गए ना, बीच में तो फिर 2 लोग हो गए। तो ऑड हो तो ही बीच का डेटा हो सकता है, इवन का तरीका भी बताते हैं। तो अगर ऑड हो, मान लो 5 लोग हो, 5 लोग, तो 5 में बीच में कौन बैठा है, तीसरे नंबर का आदमी बीच में बैठा है। अगर तुम 7 लोग हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में कौन है, 7 लोगों में चौथे नंबर का आदमी है जो बीच में बैठा है। तो ये निकलता कैसे कि बीच में कौन बैठा है, तो जब भी n ऑड होगा, जब भी n यानी टोटल नंबर जितने भी हैं वे ऑड होगा, तो जो आंसर होगा या जो मीडियन होगी, मीडियन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना, जैसे अभी मोड को Z से किया था, मीडियन को कैपिटल M। तो मीडियन होगी वो क्या होगी, n+1/2 टर्म, टर्म कहना बहुत जरूरी है ये, नहीं तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। n+1/2 टर्म, यानी जितने भी टर्म है उसमें एक जोड़ो फिर 2 से डिवाइड करो। एक बात तो पता ही होगा जिंदगी में, 10वीं क्लास तक आ चुके हो, कि कोई भी चीज की बीचों बीच की बात हो जाए, बिल्कुल सेंटर यानी मिड की बात हो, तो 2 से डिवाइड तो होता ही है, 2 से डिवाइड होके ही आता है। तो 2 से डिवाइड करना तुम्हारी लक्ष्य बन जाना चाहिए। अगर तुम मीडियन निकाल रहे हो, 2 से डिवाइड करने में दिक्कत आती है, ऑड में तो 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो तुम्हें पॉइंट में नहीं निकालना, कब अनक्लासिफाइड डेटा पढ़ रहे तब, तो तुम्हें पॉइंट में नहीं निकालना, तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करना। तो जब भी n ऑड दिया हो तो n में 1 जोड़ो, n+1/2 वही आंसर होता। तो देख लो अभी 3 लोग बैठे हो, 3 लोग यानी n की वैल्यू 3 हो गई, तो मन में जोड़ो भैया, 3 में 1 जोड़ो तो हो गए 4, और 4 में 2 से डिवाइड करो तो दूसरा यानी सेकंड टर्म ही तो बीच में बैठा है कि नहीं। अगर तुम 5 लोग बैठे हो, 5 दोस्त, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 5 में 1 जोड़ा फिर 2 से डिवाइड किया यानी 6, 6 में 2 से डिवाइड किया, तीसरा ही आदमी तो बीचों बीच बैठा है कि नहीं।
अगर तुम 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हो तो n की वैल्यू हो गई 7। तो तुम्हें बीचों बीच का टर्म अगर निकालना है तो तुम क्या करते हो, 7 में 1 जोड़ के ही तो 2 से डिवाइड करते हो, यानी 8 में 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, चौथा ही आदमी तो बीच में बैठा है। बात समझ आई कि नहीं? जब भी n ऑड होगा तो मीडियन कैसे निकलेगी, n में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, यानी n + 1/2। थर्ड टर्म जरूर कहना, थर्ड टर्म अभी बता रहा हूं मैं थर्ड टर्म की क्या भूमिका है। तो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं कि इसमें 9 स्टूडेंट हैं, 9 लोग हैं, इसकी मीडियन निकालनी है। तो ये मीडियन अभी 3 निकल के आई थी, कैसे आएगी वो और देख लें। तो अपन देखेंगे मीडियन क्या होगी, n + 1/2 टर्म। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है 9, तो 9 + 1/2 टर्म। तो 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 2 से डिवाइड किया तो 10/2 टर्म। 2 से इसको काटा तो 2 5 10, तो फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म गिन लो भैया, फिफ्थ टर्म गिनो, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे क्या है 3, तो 3 आंसर है। जो लोग ये थर्ड टर्म लिखते हुए नहीं आ रहे होंगे वो तो 5 ही आंसर लिख देंगे, भूल चुके होंगे कि हम तो क्या निकाल रहे हैं। तो ये 9 + 1/2 यानी 10/2, बस 5 आंसर नहीं, 5 आंसर नहीं है, आंसर है फिफ्थ टर्म, 5वें नंबर का टर्म। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे गए तो 5वां आंसर है 3। इस तरीके से मीडियन आएगी कब, जब ऑड नंबर होंगे। अनक्लासिफाइड डेटा चल रहा है भैया, अभी 0 से 10, 10 से 20 तो शुरू भी नहीं हुआ। अब देखते हैं जब n इवन होगा। जब n इवन होगा तो अभी 4 दोस्त बैठेंगे। अब अभी जो 3 दोस्त बैठे थे तो अब 4 बैठेंगे। तो तुम्हें पता है जब भी इवन डेटा होगा तो बीच में 2 लोग होंगे, बीच में 2 लोग होंगे। बीच में देखो कौन है इसमें, जब 4 दोस्त बैठे, दोस्तों की मंडली मिटा दें। अभी ऑड लिखी थी, अब इवन, सॉरी अभी इवन लिखी थी, अब ऑड की तरफ ले चलें। हाँ ना, पहले ही सही कहा था। पहले कितने ऑड दोस्त बैठे हुए थे, अब इवन बिठाते हैं। यानी कितनी शुरुआत करें, 4 दोस्तों को बिठाते हैं। ये 4 दोस्त बैठे हुए हैं, फिर ये 1 2 3 4 5 6 दोस्त बैठे हुए हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्त बैठे, 3 मंडलियां बैठे। 4 दोस्त बैठे तो बीच में कौन कौन बैठा है, बीच में बैठा है दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। 1 2 3 4 5 6 दोस्त बैठे तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है एक तीसरे नंबर का आदमी और चौथे नंबर का। ये 10 दोस्त बैठे तो बीच में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5वें नंबर का बैठा और 6वें नंबर का। यही बैठे बीच में कि नहीं, कोई संशय तो नहीं। ये 4 इधर हट गए, 4 इधर हट गए, इधर भी देखो 2 2 हट गए, इधर 1 1 हट गए। तो बीच में ये लोग बैठे, इनकी निकालेंगे कैसे। तो ये तो दोस्त हैं, तो दोस्त के बीचों बीच तो कोई नहीं होगा, लेकिन नंबर या डेटा तो बीच में हो सकता ना। तो 2 और 3 के बीच में कौन होता है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके आधा निकाला जाता है। तो 2 और 3 के बीच में कौन आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा 5/2 यानी 2.5। इधर 3 और 4 के बीच में कौन आएगा, ऐसे पॉइंट में निकलेगा। लेकिन ये 2 और 3 कैसे निकलेंगे भाई, ये कैसे पता चलेगा कि अगर 10 लोग हैं तो 5वां और 6वां आदमी बीचों बीच है। ये तो अभी तो हमने डंडियां खींच दी, लेकिन कैसे, तो मैंने अभी क्या बताया था कि मीडियन जैसी वर्ड आए तो 2 से डिवाइड करना, तो तुम्हारा लक्ष्य बन ही जाना चाहिए। जैसे यहाँ बन गया, यहाँ 2 से डिवाइड हो नहीं पा रहा था, यहाँ 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो तुमने 1 जोड़ के कर लिया n + 1/2। लेकिन जब n इवन होगा तब तो आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर दो 2 से डिवाइड। तो n/2 टर्म, एक तो ये हो गया n/2 टर्म। n/2 करने से एक टर्म आ जाएगा और एक उसका नेक्स्ट टर्म, एक उसका अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म, एक उसका अगला टर्म, एक n/2 टर्म, एक उसका अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म। वही होता है भैया। ये कितने दोस्त बैठे हैं, ये 4 दोस्त बैठे हैं, तो इन्हें आधा करो तो एक दूसरा टर्म, एक उसका अगला तीसरा टर्म, ये हो गए बीच वाले। ये देखो कितने दोस्त बैठे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 6। 6 दोस्त बैठे तो आधा कर दो, आधा किया तो 3 आ गया, 3 आया, एक 3 और एक उसका अगला 4, ये दोनों बीच में बैठे हैं। अगर 10 दोस्त बैठे हैं तो आधा कर दो n/2, तो 5वां टर्म और 6वां टर्म, एक उसका अगला, ये दोनों बीच में आ गए, तो बीच वाले टर्म निकालना आ गया। अगर 100 दोस्त बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है, 100 का आधा 50 और एक उसका अगला 51। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 99 दोस्त बैठे तो बीच में कौन बैठा, 99 में 1 जोड़ो 100, 100 का आधा करो 50, तो 50वां आदमी बैठा। n ऑड और इवन आ गया समझ में। अब इवन का अभी मीडियन थोड़ी निकली, अभी तुम्हें क्या करना कि ये मीडियन का ये फॉर्मूला जैसे ये लिखा ना, अब इवन के केस का फॉर्मूला मैं एक बार बता देता हूँ। इवन के केस का फॉर्मूला जो अपन ने 2 टर्म निकाले ना, अभी एक n/2 करके निकाला, तो n/2 टर्म, n/2 टर्म, एक उसका
नेक्स्ट टर्म, यानी उसका अगला टर्म इन्हें जोड़ना और 2 से डिवाइड करना। अभी बताया ना दो चीजों के बीचों बीच की चीज कैसे निकलती है, n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म अपॉन 2। अब आ जाते हैं अपने उसी बात पे जो अपना क्वेश्चन मेन था। मेन क्वेश्चन ये था ना 10 बच्चों के नंबर वाला, 10 बच्चों के नंबर वाला, 10 बच्चों के नंबर वाला। ये टेबल अभी उतनी काम की नहीं है, अभी इस बार आएगी, अभी मतलब काम में भी नहीं आएगी, थोड़ा पहले मैं वही सिखा दूंगा तब आएगी। तो अभी तो अपन अपने 10 बच्चों के नंबर पे आ जाओ। तो ये जो 7वां बच्चा था ना जिसके 7 नंबर थे उसे नहीं लिखा था, तो अब उसे भी लिख लो। ये ऑड वाला मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ऑड वाला इरेज कर देते, ऑड वाला जो भी काम चल रहा था। तो देखो अब अपन पढ़ते हैं इवन के लिए। तो अब देखो 10 बच्चे हैं, एन की वैल्यू कितनी है 10, एन की वैल्यू है 10 और 10 होता है इवन नंबर। इवन नंबर है तो 10 को आधा कर दो तुरंत देखते ही साथ। 10 को आधा किया तो आया 5, तो 5th टर्म, तो मीडियन क्या हो जाएगी, 5 आया जैसे ही, तो मीडियन क्या हो जाएगी 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। 6th कहाँ से आया, अभी बताया ना फॉर्मूले में, n/2 करना, उस वो वाला टर्म एक उसका नेक्स्ट टर्म अपॉन 2, तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। अब बस गलती ये मत कर देना, ये थर्ड टर्म जरूर लिखना है, नहीं तो आदमी क्या करेगा 5 और 6 लिख देगा, तो अपॉन 2, 6 और 5 11 अपॉन 2 यानी 10.5 आंसर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बस यही फॉर्मूला यहीं से वर्क करेगा। 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। 5th टर्म देखना है यहाँ 1 2 3 4 5, 5th टर्म है 3, फिर उसका अगला 6th टर्म है 4, तो 4 और 3 हो गए 7, 7/2 यानी 3.5, 3.5 ये हो गई मीडियन। बात समझ आ गई। तो इवन के केस वाला भी अपन ने देख लिया और ऑड वाला भी। ये अनक्लासिफाइड डेटा की मीडियन ये भी खूब पूछी जाती है, एमसीक्यू वगैरह में तो आती है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब पढ़ते हैं अपन ये वाला फॉर्मूले वाला मीडियन, यानी क्लासिफाइड डेटा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, तब मीडियन कैसे पढ़ना है इसको अपन देखते हैं अच्छे से। ये मीडियन का फॉर्मूला है, देख के डरावना लग रहा हो तो कोई टेंशन नहीं, अभी अपन पूरा अच्छे से देखने वाले तो अच्छा लगने लगेगा। चलो, तो टेबल जो ऐसे में बनी इसको ऐसे में बनाते हैं। तो ये वेट लिखा किलोग्राम में, मतलब अपना क्लास इंटरवल 40 से 45, फिर है 45 से 50, 5 के गैप पर है ना, 50 55 60 75 तक ले जाना है। 50 के बाद 55, फिर 60 65 70 और 75। तो ये 50 से लेके ये 55 से 60, ये 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। अब इनकी लिखते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी 8 6 6 3 और 2, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें टेबल बढ़ेगी भैया, थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी। अगली चीज जो सीखनी है, एक बड़ी प्यारी चीज होती है जिसे कहते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो तुम पढ़ ही चुकी हो, फ्रीक्वेंसी यानी कोई चीज कितनी बार आई है, कितनी फ्रीक्वेंटली आई है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो नाम से क्लियर होना चाहिए। कम्युलेटिव यानी संचित करता हुआ जो आता है, जोड़ता हुआ जो आता है, इकट्ठा करता हुआ जो आता है, वो होता है कम्युलेटिव। तो ये पिछली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए आएगी, संचयी आवृत्ति कहते हैं हिंदी में इसको। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम बस लिख लो तुम फुल फॉर्म, जिंदगी में शायद फिर ना देखे, CF ही दिखता है बार बार, भूल जाते आगे चल के कि CF मतलब क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कैसे निकाली जाती है, तो हमेशा जब भी मीडियन होगी CF तो निकालना ही निकालना है। तो CF कैसे निकाली जाती है, तो पहली फ्रीक्वेंसी वही की वही लिख लो, जो इधर 2 लिखी तो इधर भी 2 लिख दो, इतना काम हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ना शुरू करेंगे, अगली फ्रीक्वेंसी ऐड होके आएगी। 2 में 3 जुड़ जाएगा तिरछे में, 2 में 3 जुड़ा तो हो गया 5, अब 5 में 8 जुड़ा तो हो गया 13, 13 हो गया। 13 में 6 जुड़ा तो हो गया 19, 19 में 6 जुड़ा तो हो गया 25, 25 में 3 जुड़ा तो हो गया 28 और 28 में 2 जुड़ा तो हो गया 30। अच्छा एक बात बताओ, जिसे अपन सिग्मा एफ कहते हैं जोड़ने पे, यहाँ उसे सिग्मा एफ नहीं कहेंगे, यहाँ एन कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने हाउस होल्ड हैं या कितने स्टूडेंट हैं। तो ये जोड़ने पे 30 नहीं आएगा क्या, देखना जरा 30 आएगा क्या। अरे भैया जब तुम इसको ऐसे जोड़ते ना 2 3 8 6 6 तो भी 30 आता हो, ऐसे में जोड़ते चले आए, आए तो जोड़ा तो इन्हीं को है ना, ये जो जुड़ते हुए आए हैं कौन आए, फ्रीक्वेंसी आई। तो हमेशा जो इधर आएगा ना वही इनका सबका जोड़ होगा, क्योंकि यही तो है, 2 में 3 जोड़ा 5 जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते चले आए तो वही 30 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो n की वैल्यू 30, तो अलग से नहीं जोड़ना, यही जो जोड़ते चले आए, तो उसमें जो लास्ट वाला है
वही अपना 30 है। इतना काम हो गया, CF बन गई। CF में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना भैया, वैसे तो सीधी है, पहला वही का वही लिखा, फिर इसमें 2 में 3 जोड़ा, 5 में 8 जोड़ा, अगले में ये जोड़ा, ऐसे जोड़ते चले आए। अब हमारा अगला काम n/2। मैंने क्या कहा था कि मीडियन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है कि तुम्हें 2 से डिवाइड तो करना ही करना है, फाइनल लक्ष्य ये नहीं है, n/2 करना एक रास्ता है बीच का, n/2 करना। अब कई लोगों के मन में आएगा कि अच्छा भैया ये तो इवन है तो n/2 कर दो, ऑड आए तो भी n/2 कर दो। ये वो जो पढ़ा था ना n+1/2, वो अनक्लासिफाइड डेटा के लिए था। क्लासिफाइड में तो तुम्हें n/2 ही करना है, पॉइंट में आए तो भी चलेगा, लेकिन करना n/2 ही है। तो n/2 कर दो, और n/2 तुम अलग से मत किया करे कि इधर लिखो 30/2, ऐसा करके भूलभाल हो जाते हैं। 1 मिनट, ऐसा करके गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अपन तो मन में ही कर लो n/2। 30 का आधा 15 है, तो n/2 हो गया अपना 15, बस डायरेक्ट लिख दो n/2 हो गया 15। काम में आने वाला है, फॉर्मूले पे भी नजर पड़ी होगी तो तुम्हें दिखा होगा n/2 उसमें भी दिख रहा था। अब बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है, साथ में करना। अब क्या करना है, इस n/2 की जो ये 15 आ चुका है इसकी खोज करनी है हमें, और किस में करनी, CF में करनी है। अच्छे से ध्यान से सुनना, इस n/2 की मतलब इस 15 की खोज करनी है CF में। CF में मतलब CF हाथ रख रख के करना, कॉपी जब बनाओ, कॉपी में जब लिखो तो उस पर हाथ रख रख के ऐसे कि हाँ ये 2 हो गया, नहीं गलती हो जाती है। 2 0 से शुरू, मन में 0 ले लो, मन में 0 से 2 तक की बातें ये करेगा। CF पे हाथ रखना, कहीं और मत रखना। जो 0 से 2 तक की बातें ये करेगा, बातें मतलब 0 से 2 का ध्यान ये रखेगा। हमें ध्यान रखवाना है 15 का अपने n/2। तो 0 से 2 तक ये, 2 से 5 तक ये, 5 से 13 तक ये, 13 से 19 तक ये। बस यहाँ हाथ अच्छे से रख देना चाहिए कि हाँ 15 अपना यहीं पड़ेगा, यहीं पड़ेगा 13 से 19 के बीच में। हाँ या ना बोलो भैया, 15 यहीं पड़ेगा। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, यहाँ से शुरुआत करी 0 से 2 तक यहाँ, 2 से 5 तक यहाँ, 5 से 13 तक यहाँ, अभी भी 15 की बात नहीं आई। 13 से 19 तक यहाँ 15 पड़ जाएगा। बस यही लाइन इधर 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 इस पे गोला बना दो, जहां तुम्हारा हाथ ठहर जाए उसी वाले क्लास इंटरवल पे गोला सा बना दो, सर्कल सा बना दो कि ये हो गई अपनी मीडियन क्लास, ये हो गई अपनी मीडियन क्लास। जैसे उसमें मॉडल क्लास थी, ऐसे ही इसमें मीडियन क्लास हो गई 55 से 60, 55 to 60, ये हो गई अपनी मीडियन क्लास। बात समझ में आई। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे 0 से 2, 2 से 5, 5 से 13, ये किया, और उसके बाद जैसे ही अपने मन का मिल गया, n/2 की खोज चल रही थी, वैसे ही अपन ने कह दिया हाँ ये 55 से 60 ये हो गई अपनी मीडियन क्लास। अपनी मीडियन आएगी तो इन्हीं के बीच में आएगी, जो भी आंसर आएगा वो 55 से 60 के बीच आएगा। तो बात को बढ़ाते आएंगे। ये फिर वही बात, ये मीडियन, वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट थी, उसका भी एल नाम था, ये मीडियन क्लास की, इसका नाम भी एल है। एल की वैल्यू 55 हो गई, तो जरूरत पड़ेगी अभी फॉर्मूले में, तो एल की वैल्यू 55। एक काम और, मीडियन क्लास जो भी आया उसके जस्ट बगल वाली फ्रीक्वेंसी को एफ नाम देते हैं, क्या, एफ। और जस्ट बगल के एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को CF नाम देते हैं। क्यों एक ऊपर वाली, अरे क्यों यों के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा ही करना है फॉर्मूले में, ठीक है। फॉर्मूले में जो वैल्यू रखनी वो ऐसी रखनी। क्या, एक बार फिर से सुन लो कि ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल के जस्ट बगल वाली फ्रीक्वेंसी को, क्लास इंटरवल कौन सा, मीडियन क्लास वाला, मीडियन क्लास वाले क्लास इंटरवल की जस्ट बगल वाली फ्रीक्वेंसी को एफ नाम देना, और जस्ट बगल नहीं, एक ऊपर वाले को CF। बस इतना दे दिया तो अपना काम बन गया। मीडियन का फॉर्मूला याद रखना, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। सबसे तुम्हारा परिचय है ही, H तुम्हें पता ही है, H तो 5 है ही, H यानी क्लास इंटरवल कितने का, 5-5 का गैप है। तो ये सब, अब बताओ कोई दिक्कत हो। मीडियन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, L + ये भी वही वाला L है, L अलग है, L का इस अपॉन वालों से कोई लेना देना नहीं है, तो L अलग चलेगा। तो L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 55, तो हमने रख दी 55 प्लस n/2, n/2 15 निकल के आया तो 15 का 15 लिख दो, माइनस CF कितनी है अपनी, CF 13, ये वाली लेना, इसलिए तो इन्हें अच्छे से लिखा था, टेबल पे ही लिखा करो इसको। तो CF कितना है 13 अपॉन F कितना, F है अपना 6, F की जगह 6 इंटू H क्लास इंटरवल है 5 का। बस इसको आगे सॉल्व कर लो, 55 प्लस 15 में से 13 गया तो 2 बचा, अपॉन में 6 है, इंटू में 5 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया 55 प्लस 5/3। अब 5/3 टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, तो थोड़ा पॉइंट पॉइंट में चलता रहेगा, तो 3 1 जा 3, 4 5 2 बचे, 3 6 जा 18,
3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यही चलता रहेगा। तो 55.666666 बार बार आ रहा, तो 7 कर दो, 55.67, यही आंसर, यही हो गई मीडियन। देखो 55 से 60 के बीच में आई है, तो ये हो गई मीडियन। बताओ भैया कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो फॉर्मूला याद करो, उसमें अच्छे से वैल्यू रखो, बस इसमें कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ गलत मत करो, सारी कैलकुलेशन का ध्यान रखो, तो बड़ी आसान चीज़ है। बताओ मीडियन में कोई समस्या हो तो। आगे बढ़ते हैं, मीडियन में भी काफ़ी रंग देखने वाले हैं अपन। अगला इसमें मीडियन में वही मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन जो हमने अभी सबसे पहले मीन में पढ़ा था, जो एक मैं भूल गया था, एनसीईआरटी बुक से मैंने पढ़ाया था। तो जो मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आता है, बड़े फेमस क्वेश्चन, इसमें तो दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है देखो, लेकिन उसमें भी तुम्हें ध्यान होगा कि एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, लेकिन मीन दिया था क्वेश्चन में, मीन तो क्वेश्चन में दी, ऐसे इसमें भी मीडियन दी है। इसकी मीडियन देखो ये दी है 28.5, और फिर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, टेबल बनी हुई है, क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है, दो फ्रीक्वेंसी में से यही तो हमें बतानी है, एक्स बतानी और 15 नहीं वाई, एक्स और वाई बतानी है, ठीक है। और मीडियन हमें दी हुई है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी। एक काम तो करना ही होता है, मीडियन वाला कोई भी क्वेश्चन हो, सीएफ तो बनानी ही बनानी है। फ्रीक्वेंसी बनी हुई दिखी रही है, सीएफ और बना लो। सीएफ में क्या जा रहा है अपना, सीएफ कैसे बनाई जाती है, पहली फ्रीक्वेंसी वही की वही लिख दो, 5 का 5 ही लिखा रहने दिया। अगली में 5 में x जुड़ जाएगा, तो 5 में x जुड़ेगा तो 5 प्लस x हो गया। अब हमने देखा, अब इसमें 20 और जुड़ जाएगा, तो 20 और जुड़ेगा तो ये 25 हो गया, 25 प्लस x, ठीक है। अब बात और आगे बढ़ी, तो 25 में 15 जुड़ा तो हो गया 40 प्लस x। फिर हमने देखा कि अब इसमें y और जोड़ना चाहता तो हो गया 40 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब इसमें 5 और जुड़ा तो हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये तो इनका टोटल है सबका। और मैंने एक बात बताई थी, अभी ध्यान रखो, कि ये जो सबसे लास्ट में आता है वही हमारा n होता है, यानी इन सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल वही होगा जो सबसे लास्ट में आया होगा। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, ये 60 के इक्वल होगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये 60 के इक्वल होगा। तो एक्स प्लस वाई को हम क्या कह सकते हैं, 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गई। संभाल के रखो, आगे काम में आएगी जिंदगी में, है ना। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी, अब अपन n/2 की बात करते हैं। n/2 अपना कितना है, 60 का आधा, 30 लिख दो सीधा, n अपना 60 है तो n/2 हो गया 30। अब तुम्हारे मन में शायद आ रहा होगा कि अगली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मीडियन क्लास को ढूंढने की। इस 30 को ढूंढेंगे हाथ रख रख के कि 5 से 5 प्लस x तक यहाँ, लेकिन x तो पता ही नहीं भैया क्या है, x y तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन एक बात अच्छी तरह मन में बिठा कर रखो, अगर क्वेश्चन में मीडियन या मोड दिया हो, फिर तुम्हें मीडियन क्लास या मोड क्लास ऐसे मॉडल क्लास ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही है ना। 28.5 मीडियन पहले से दी है, तो वो मीडियन कहाँ पड़ेगी, 20 से 30 के बीच ही पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो मीडियन क्लास तो पहले से ही क्लियर है ना कि 20 से 30 ही मीडियन क्लास है, उसे सीएफ में ढूंढने की जरूरत नहीं है। कब, जब मीडियन क्वेश्चन में पहले से ही दी हो। जब क्वेश्चन में पहले से ही मीडियन दी हो तो तुम्हें ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस देखना है कि कहाँ पड़ेगा। 28.5 20 से 30 के बीच पड़ेगा, तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। तो तुम लिख लो अच्छे से कि ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गया, 20 से 30, 20 to 30, ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के बगल वाली फ्रीक्वेंसी को अपन एफ नाम देते हैं, तो उसे एफ कह दिया, और एक जस्ट ऊपर वाले को सी एफ कहते हैं, तो इसे सी एफ कह दिया। मीडियन क्लास के बगल वाले को एफ और एक ऊपर वाले को सी एफ, बस फॉर्मूले की देर है। तो मीडियन का क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन ध्यान रखना क्वेश्चन में ही दी है, तो मीडियन की वैल्यू रख दो 28.5 प्लस इक्वल टू एल कितना है अपना, लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20 है, तो एल की वैल्यू हो गई 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस सी एफ। यहाँ ध्यान देना, बड़ी संख्या में लोग यहाँ गलती करते हैं। सी एफ 5 प्लस एक्स है, और 5 प्लस एक्स डायरेक्ट लिख दोगे 5 प्लस एक्स, तो यहाँ गलती हो जाएगी। ब्रैकेट जरूर लगाना चाहिए ताकि आगे साइन बदलेगा, इसलिए सी एफ जो 5 प्लस एक्स है वहाँ ब्रैकेट जरूर लगाओ। अपॉन में एफ क्या है अपना, एफ है अपना 20, एफ है 20, तो 20 इंटू एच, यानी क्लास इंटरवल कितने का है, तो 10-10 का गैप है, देखो 10-10 का गैप है, तो एच की वैल्यू है अपनी 10। तो आगे देखें 20, देखो 28.5 में से 20 तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 30 माइनस 5, और माइनस का ही एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे।
तो ये बस अपॉन में 2 है। अब 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 पहुंचेगा, अपॉन में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 आ गया तो 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स, ये 8 2 जा 16 1 17 हो गया, ये 17 माइनस का 25 यहीं लिया माइनस का एक्स हो गया ये, ठीक है। तो ये 17 में से 25 गया -8 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 8, एक्स की वैल्यू तो आ गई भैया 8, और ये जो बचाया के रखी थी अपन ने, मैंने कहा था आगे ज़िंदगी में काम आएगा, वो इसी दिन के लिए बचा के रखी थी। एक्स की वैल्यू जो 8 आई वो यहाँ रख दो, 8 आई तो रख दो, 8 + y इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू हो गई 7, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7, ये हो गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी? इतना सा काम था बस कि जो हमारा जिस सब क्लास इंटरवल लिखा था और फ्रीक्वेंसी लिखी थी उसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिस थी, तो हमें मीडियन क्लास में बड़ी सावधानी रखनी कि जो मीडियन दी वही मीडियन क्लास, बगल वाली एफ एक ऊपर वाली सी एफ, और बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। कोई समस्या हो तो बता देना भैया। बढ़ते हैं आगे। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आते, मीडियन बड़े रंग दिखाती है भैया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने देखा कि फॉलोइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 100 पॉलिसी लोगों की मीडियन एज फॉर करी, तो गिवन टू पर्सन 18 साल से लेके 60 साल तक के बीच के लोगों को पॉलिसी देने का कोई काम किया। मेरा ध्यान देने वाला क्वेश्चन ये है, विलो 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 ये वर्ड अगर लिखा आ जाए, या विलो नहीं लिखा आता तो कई बार लिखा आ जाता है लेस देन 20, लेस देन 25, एक ही बात है। बिलो का मतलब भी नीचे, लेस देन का मतलब भी उससे कम कम कम, ठीक है। अब ध्यान देना, पॉलिसी होल्डर ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, वो डेटा हो गया। बिलो की जगह तुम्हारे मन में कर रहा होगा 0 से 20 लिख दो, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे करके लिख लेंगे। लेकिन अब ध्यान देना बात पे, 20 से कम साल वाले कितने लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी खरीद रखी है? 20 से कम साल वाले 2 लोग हैं, ठीक है, 20 से कम साल वाले। अब 25 से कम साल वाले कितने लोग हैं? 6 लोग। तो क्या 25 से कम साल वाले लोगों में या 20 वाले भी तो शामिल होंगे कि नहीं? ये 2 लोग भी तो इन्हीं में गिन लिए जाएंगे, क्योंकि 20 से कम जिनकी एज है उनकी एज 25 से भी तो कम ही है, तो ये 2 भी इसमें शामिल है। अब 30 से कम वालों की जो एज है, 30 से कम वाले की, उसमें 25 वाला भी शामिल होगा, 20 वाला भी, तो 24 में ये भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सब जुड़ते 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 हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो 60 से कम साल वाले पॉलिसी होल्डर की बात चल रही है वो 100 ही लोग हैं, और पूरा जो डेटा था वो 100 लोगों की तो बात हो रही है। 100 पॉलिसी होल्डर पूरे जिनका ये सर्वे किया जा रहा है, जो भी बात हो रही है वो 100 लोगों की हो रही है, ऐसा थोड़ी। तो बिलो 60 यानी 60 से कम साल वाले 100 लोग। तो ये हर एक जो फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के सामने हमें दिख रही है वो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए, इंक्लूड करते हुए चली आ रही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें विलो वर्ड लगा हो या लेस देन लिखा हो, तो समझ लो बगल में जो बनी हुई है वो CF है, ना कि F है, ठीक है। ये जो बनी हुई है वो CF है, ये जो बगल में तुम्हें बनी दिख रही है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये जोड़ते हुए चली आ रही। बस इतनी सी बात है, इसी के लिए मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जब भी लेस देन या बिलो वर्ड आ जाए तो बगल में जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बनी आएगी वो अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो CF है। F तो तुम्हें बनानी है। अब तो F कैसे बनाओगे? F बनाने का तरीका सुन लो। ये पहला तो वही रहेगा 2। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 6 में से अपने ये 2 हटा दो, 6 में से 2 हटा दिए तो 4 बचे। कोई भी जिस भी कॉलम की तुम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो उसमें से जस्ट ऊपर वाला कॉलम माइनस कर दिया जाता है। 24 में से 6 माइनस कर दो तो आ गया 18। 24 में से केवल 6 करना, ये दो तो पहले ही 6 में ही मिला होगा, इसलिए और सब नहीं देखना। कोई भी कॉलम देखना, उसके जस्ट ऊपर वाला कॉलम माइनस करना, तो 24 में से 6। अगले में 45 में से 24 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 21। देखो 5 में से 4 गया, 1 बचा, और 4 में से। अगले में 78 में से 45 माइनस कर दो तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया तो भी 3, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ये 11 आ गया। ये 10, 11, 12, 3 बचा, और ये बस 3 ही बचा। अब 98 में से 92 गया तो कितना? 6 बचा, और ये 2 बचा। देखो इसमें कोई दिक्कत है? जिस कॉलम की भी हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाली माइनस कर दो। पहला तो 2 का 2 ही रहेगा, 6 में से 2 गया ये 4, 24 में से ये 6 गया 45, ऐसे निकलती है अपनी F आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ कठिनाई नहीं बची। अब क्वेश्चन बिल्कुल जैसे किया जाता है वैसे ही। तो n की वैल्यू तो 100 ही है, तुम्हें पता है, ये तो 100 ही है, तो n/2 50 हो गया। कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, 100 का आधा 50। अब इस 50 की तलाश हाथ रख रख के करेंगे, तो 0 से 2 तक की बात ये करेगा, 2 से 6 तक की बात ये करेगा,
6 से 24 तक की बात ये करेगा, 24 से 45 की बात ये करेगा, 45 से 78 की बात ये करेगा। यहीं तो 50 आ गया, हम 50 को ही तो तलाश कर रहे थे कि 50 कहाँ पड़ेगा, और वो तलाश CF में करी जाती है ना, कोई इसमें समस्या तो नहीं है। 0 से 2 की बात ये करेगा, 2 से 6 की ये, 6 से 24 की ये, 24 से 45 की, और 45 से 78 की बात ये करेगा। तो यही हो गई अपनी मीडियन क्लास। ये थोड़ा बदलना भूल गया मैं, इन्हें भी जब रियल वाली फ्रीक्वेंसी बन जाए ना तो इन्हें बदल देना चाहिए। इसे तो बिलो 20 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 18 से लेके 60 तक के लोगों का सर्वे चल रहा है, तो 18 से 20 लिखोगे तो क्लास इंटरवल बदला बदला लगेगा, इसलिए कुछ मत करो। पहले वाले को तो बिलो 20 लिखा रहने दिया करे, फिर कर दो 20 से इसे 25, इसे कर दो 25 से 30, ये हो गया 30 से 35, ये हो गया 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये बदल दिया करे, क्योंकि अब तो हमने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बना दी ना, कम्युलेटिव थोड़ी है। तो अब जो हमारा निकल के आया था ये पढ़ रहा था अपना, तो ये हो गया मीडियन क्लास अपना क्या 35 से 40, अपना मीडियन क्लास क्या हो गया 35 से 40, मीडियन क्लास हो गया 35 से 40, 35 to 40, 35 से 40। अब इसके जस्ट बगल वाले को अपन क्या कहते हैं, जस्ट बगल वाले को F कहते हैं, तो F हो गया अपना 33, और एक ऊपर वाले को कहते हैं CF, तो ये हो गया CF। तो ये 35 से 40 इसके बगल वाले को F और एक ऊपर वाले को। अब तो बस मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF / F × H। तो अपनी मीडियन कितनी दी है, मीडियन अपनी दी का को मीडियन ही तो निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं। L अपनी लोअर लिमिट क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 35 + n/2 कितना है 50 - CF, CF है अपना 45 अपॉन में F यानी फ्रीक्वेंसी है अपनी 33 इंटू में H अपना क्लास इंटरवल कितने का गैप चल रहा, 5-5 का गैप चल रहा। इसको बस जोड़ घटा के कर लेना, 50 में 45, 55/33, ऐसे ही आंसर आ जाएगा 35 से 40 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से मीडियन निकालना तो मैंने सिखाई दिया है। अब अपन अगली चीज पे बढ़ते हैं कि अगला क्या है। अगला इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर। 40 अलग अलग तरह के पौधों की पत्तियों की लेंथ नापी गई मिलीमीटर में, और डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मीडियन लेंथ बतानी है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है मीडियन का, इसे क्यों करा रहे हैं, इसमें क्या अलग है। देखो हर तरह का मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि अगर जितने एनसीईआरटी में दिए वो भी कराने बैठ गए तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हमारा काम सिखाना है, प्रैक्टिस तो बाकी और क्वेश्चन से कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या अलग है तो ध्यान से देखना। क्लास इंटरवल ये 118, तुमने अभी तक जिंदगी में जितने क्लास इंटरवल देखे वो इस तरह की तो देखे, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरह की देखे ना। इसमें क्या अलग है तो देखो 0 से 10 जो यहाँ आया वही 10 यहाँ दिख रहा है तुम्हें कि नहीं, जो 10 से 20 आया तो वही 20 तुम्हें यहाँ दिख रहा है। यानी पिछले क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वही अगले क्लास इंटर की लोअर लिमिट होती है, जो पिछले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती वही अगले की लोअर लिमिट होती। लेकिन यहाँ ये नज़ारा नहीं है, देखो यहाँ तो ये 126 है और ये अगला हो गया 127, बढ़ गया। ये 135 है और अगला हो गया 136, ये बढ़ गया। तो ये बढ़ के आ रहे हैं, ये इसे कहते हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, लगातार नहीं है ना। बीच में 126.5 अगर आ गया मान लो किसी प्लांट की लीव की जो लेंथ आ गई, वो कहाँ पड़ेगा, ना इसमें आएगा ना इसमें। ये 126 तक की बात कर रहा है, 127, तो बीच वाला कहाँ गया। तो ये ध्यान रखा करे, कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए क्लास इंटरवल। मीन में अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोड और मीडियन में तो बड़ा जरूरी है। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल तो तुम बनाया ही करो। तो उसे बनाने का तरीका क्या है वो अच्छी तरह सुन लो। जनरली अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे, जितनी भी क्लासों में देखे, तो गैप पड़ता है एक का गैप, यानी 126 के बाद 127 आ गया, बीच में गैप पड़ गया एक का ही गैप पड़ेगा। एक से ज़्यादा का पड़ जाए तो भी चलेगा, वो अगर पड़ जाए तो उसका भी तरीका है, लेकिन अभी एक का ही गैप मिलेगा तुम्हें। 35 से 36 देखो एक का गैप, सब में एक का गैप पड़ गया, एक का गैप पड़ गया तो उस एक को मन में कर लो आधा, एक का आधा यानी 0.5। तो जितने का भी गैप पड़ जाए मन में रखो 0.5। उस 0.5 को किसी में घटाना है, किसी में जोड़ना है। किस में घटाना है, लोअर लिमिट में से घटाना है, लोअर लिमिट में से घटाना है। लोअर लिमिट जो भी होगी उसमें से क्या घटाना है 0.5, और अपर लिमिट में जोड़ देना है, अपर लिमिट में जोड़ देना है। अपर लिमिट में क्या जोड़ देना है 0.5, ये प्लस नहीं है बीच में, वो तो ऐसे ही बस।
लोअर लिमिट में से 0.5 घटाना है, अपर लिमिट में जोड़ देना है, अपर लिमिट में जोड़ देना है। कोई कोई भूल सकते हैं इस बात को, तो हमें ऐसा ट्रिक की तरह बताते, ट्रिक समझो कुछ भी समझो। लोअर लिमिट का मतलब बेचारा पहले से ही लोअर है, कमजोर है, तो उसमें से घटा और लो, और जो अपर है यानी पहले से ही ऊंचा है उसमें जोड़ और दो। यानी गरीब को और गरीब बना रहा है, जो पहले से ही लोअर था उसमें से घटा और लिया, और जो अमीर पहले से ही अपर था उसे जोड़ दिया, तो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाना, ऐसा सोच सकते हो। कॉन्टिन्यूस बनाने का तरीका है, मतलब छोटे वाले में से 0.5 घटाना और बड़े वाले में जोड़ देना। ध्यान देना, 118 में से तुम 0.5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 117.5 बचेगा कि नहीं, और इसमें जोड़ दो तो ये हो गया 126.5, इसमें जोड़ दिया अपन ने। अगला 127 में अगर तुम 0.5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 126.5, और इसमें जोड़ दो तो 135.5 हो गया। अब इसमें 136 में से अगर तुम 0.5 माइनस कर लो तो क्या हो गया, 135.5, और इसमें उसे जोड़ दो तो क्या हो गया, 144.5। ऐसे ही काम इसमें कर लो, 144.5 इसमें से घटा और इसमें जुड़ गया तो 135। अब देखो कॉन्टिन्यूस बना कि नहीं, जो इसकी अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट है, हर बार यही हो जाएगा। देखो बढ़िया कॉन्टिन्यूस बन गया, भले ही पॉइंट में आ गया लेकिन कॉन्टिन्यूस बन गया। 135.5 वही यहाँ लिखा है, जो इसकी अपर लिमिट वही इसकी लोअर लिमिट, इस तरीके। बस इतनी चीज नहीं है, इतनी चीज अलग है और कुछ अलग नहीं। इसमें देखो घटाओ तो 135.5, इसमें जोड़ दो तो 162.5, इसमें 163 में से 0.5 घटाओ तो 162.5, इसमें जोड़ दो 171.5, इसमें 171.5 और 180.5। इस तरह से तुम्हारा पूरा जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस बन गया। बस अब कुछ नया नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी दी है। अब निकालो CF निकालोगे तो पहला वही का वही, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 और 9 हो गया 17, 17 में 12 जोड़ा तो 29, 29 में 5 जोड़ा 34, 34 और 4 38 और 2 40, तो n की वैल्यू हो गई 40। n 40 हो गया तो n/2 आधा 20, 20 को हाथ रख रख के ढूंढना है, 3 तक यहाँ, 3 से 8 यहाँ, 8 से 17 यहाँ, 17 से 29 यहाँ। तो ये हो गई अपनी अब मीडियन क्लास, ये हो गई नई वाली पॉइंट वाली, और इसके बगल वाला f और एक ऊपर वाला CF, इतना रख के बस वैल्यू पुट करना, कर ही लोगे मीडियन। बताने लायक चीज केवल ये थी कि अगर डेटा कॉन्टिन्यूस ना दिया हो तो उसे कॉन्टिन्यूस बनाना चाहिए। ठीक है, बस एक नए तरह की बात तो नहीं है, लेकिन ये जो 3 चीजें अपन पढ़ चुके हैं, इसे मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ भैया, लिखा आ जाता है, कई बार पूछ लेता है। इसे कहते हैं मेजर, MEA, अरे कुछ मेजर, हाँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं किसको, इन्हीं तीनों को, मीन को, मोड को और मीडियन को। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ चुके हैं। तीनों ही का अपना अपना महत्व है, किसी भी बहुत सारा डेटा दिया हो उसका मीन, मोड और मीडियन तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तीनों में से 2 चीजें पता हो तो तीसरी निकाल सकते हैं, उनका एक फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला है वो, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसे याद रखना अच्छी तरह, इस पर भी खूब MCQ बने। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2, मान लो मोड दिया है, मीन दिया है, तो इन्हें वैल्यू पुट कर दो तो मीडियन आ जाएगी, अपन में 3 से डिवाइड कर देना। मीडियन दिया, मोड दिया, तो 3 में से 2 चीजें दी होती हैं, तीसरी पूछ लेते, कुछ अलग नहीं करना पड़ता, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छी तरह याद रखना। बहुत लोग क्या करते, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया लेकिन भूल जाते, उल्टा सीधा कर देते कि पता चले यहाँ 2 मीडियन लगा दिया, यहाँ 1, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो बस गया काम से। इसलिए अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिक व्रिक समझ लो, कुछ भी कह लो, ऐसा कह सकते कि 3 बनता कैसे, 3 बनता 1 और 2 के जोड़ने से, 1 और 2 के जोड़ने से बनता ना, 1 और 2 को जोड़ा तो 3 बन गया। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा, मुझे सबसे सरल सबसे सरल मोड लगता है, तो मैंने 1 पहली प्रायोरिटी पे रखा मोड। सेकंड नंबर पे मुझे मीन अच्छा लगता है तो मैंने मीन, और तीसरे नंबर पे मुझे सबसे बाद वाली जो मीडियन है उसी में कितने तरीके, लेस देन वेस देन, तो मुझे मीडियन तीसरे नंबर पे अच्छी लगती है। इसलिए मैं तो इसे इस ट्रिक से बनाता हूँ, जब भी ये फॉर्मूला मुझे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मुझे याद भी ना हो ये फॉर्मूला, तब भी मैं इसको ऐसे लिख लेता, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2। तो पहले नंबर पे मुझे मोड अच्छा लगता है, दूसरे पे मीन और तीसरे पे मीडियन, तो बन गया फॉर्मूला 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ऐसे तुम कर सकते हो। तो ये तीनों को आपस में बदलने का तरीका। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।
तो हमने तीनों अच्छे से पढ़ लिए, मीन, मोड और मीडियन। तो ये सब तुम्हें जो मैंने लगभग सभी तरीके के एक एक क्वेश्चन करा दिया, वैसा कोई तरीका मतलब ऐसा नहीं रहा जो मेथड बताना रह गया हो। तो बस तुम्हें करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, नहीं कैलकुलेशन में जो गलतियां होने वाली हैं वो अभी प्रैक्टिस में अगर हो जाएं तो फिर एग्जाम में नहीं होती, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी होंगी तो वो गलतियां डायरेक्ट सीधे जाकर एग्जाम में होंगी। बड़ा ही सरल और स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस करो और तुम्हारा 10th क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं अगर तुम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा विश्वास रखो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे चल के 10th क्लास की लाइव क्लास भी शुरू होने ही वाली है, तो अच्छी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, जुड़े रहो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।